अस्सलाम वालेकुम। रूहानी यहाँ पे है और हमारे साथ एक कमाल की पर्सनालिटी है, आपकी बहुत मनपसंद गॉर्जियस पर्सनालिटी, जो कि हर इंसान ही इनसे प्यार करता है। आप देख सकते हैं, मैंने इनको हाइड नहीं किया। रेहान अल्लाह वाला जी हमारे साथ हैं। मुझे तो इनकी बहुत सारी खूबियों का पता भी नहीं है, तो लेकिन मुझे चांस मिल गया इनसे बातें करने का, तो मैंने कहा चले आज थोड़ी सी बातें हो जाती हैं। और गाहे बगाहे मैं इनके बारे में बाद में भी बताती रहूंगी, जब जो जो मुझे पता लगता रहेगा कि कितने काम करते हैं जिसका कोई इम्तिहान नहीं है। तो सारे जितने भी इनके वर्कर्स हैं, कंपनी में काम करते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा इनसे प्यार करते हैं, बहुत इनकी इज्जत करते हैं। और हमेशा जिन जिन से मेरी मुलाकात हुई है वो सब इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं कि जैसे किसी फरिश्ते की जाती है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इनसे मिली और बहुत हैप्पी फील करती हूँ। तो कैसे हैं आप? थोड़ा सा मैं भी कहूंगी, बताएं अपना नाम और अपनी कहानी। चले, आपको सदा आई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम रेहान.com है और पैदाइशी नाम रेहान अल्लाह वाला है। और अ, कहानी सुनाऊँ। कहानी ये है कि मैं कराची में पैदा हुआ, कराची में बड़ा हुआ। बहुत अर्ली एज में 12-13 साल में पहला कारोबार शुरू कर दिया कंप्यूटर्स का। Commodore 64 एक पुराना कंप्यूटर होता था उसका। उसके बाद बहुत सारे काम किए, 100-150 कारोबार किए। और 10 साल पहले कारोबार से छोड़ के रिटायरमेंट ले ली और फैसला किया कि दुनिया से गुर्बत का खात्मा करना चाहिए। तो अम, उस पे काम करना शुरू किया। और उस वक़्त बड़ा डर लगता था। पहले 1-2 साल तो मैं किसी को बताता भी नहीं था, डर के मारे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद कॉन्फिडेंस ही नहीं था अपने अंदर। तो उसके बाद बताना शुरू किया और फिर लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस करना, अपना कारोबार करना सिखाना शुरू किया कि आप अपना कारोबार कैसे करें। और क्योंकि मैं इंटरनेट की दुनिया से आया हूँ, यानी इंटरनेट की एरा में पैदा हुआ हूँ या उसका काम करता था, तो वीडियो के ज़रिए बताना शुरू किया, सोशल मीडिया के ज़रिए बताना किया, यूट्यूब के ज़रिए भी बताना शुरू किया। मेरे अंदर कोई पैदाइशी प्रॉब्लम है, वो ये कि मैं एक काम 2 से 3 दफ़ा करता हूँ तो ख़राब होने लगता है। मेरी जो कुरान शरीफ की बिज्जी थी, वो अम्मी बताती हैं कि जब पहली दफ़ा कुरान शरीफ का पहला एक को जो सबक मिलता था बहुत अच्छा सुनाता था, दूसरी दफ़ा उससे ख़राब, तीसरी दफ़ा उससे भी ख़राब होता था। तो जब मैं काम 3-4 दफ़ा कर लेता हूँ, मुझे बहुत सख्त बोरियत होने लगती है, वहशत होने लगती है, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। और यही चीज़ मैं अपने फिर अब्बा के पास कारोबार पे जाके दुकान पे बैठता था उनकी, तो वहाँ भी मुझे कोफ्त होती थी। लोग एक ही बात को बार-बार पूछते थे, मुझे तकलीफ़ होती थी। मैं कहता था ये कैसी बात है। तो मुझे डिज़ाइन परवरदिगार ने इसी तरह कर दिया कि मैं नई-नई चीज़ें जल्दी-जल्दी कर लेता हूँ, ज़्यादा सीख लेता हूँ, फिर जो सीख लेता हूँ वो आगे सिखा देता हूँ, फिर अगली दुकान खोल लेता हूँ। और ये जो बारबेक्यू टुनाइट वाले हैं, जो फाउंडर हैं, वो मुझे मिल देख के कहते हैं आज कौन-सा मंजन लेके आया भाई तुम बेचने के लिए। तो उनको लगता है कि मैं हर दफ़ा कोई नई चीज़ बेच रहा होता हूँ या आइडिया दे रहा होता हूँ। और अ, अब मैं क्योंकि इतनी दफ़ा इतने सारे आइडिया दे चुका हूँ, तो अब मुझे डर नहीं लगता नए काम करते हुए। और बड़े काम करते हुए का इरादा करते हुए, क्योंकि काम बड़ा हो या छोटा हो, 24 ही घंटे होते हैं हमारे पास, उससे ज़्यादा काम तो हम नहीं कर सकते। उस टाइम को हम किस तरीके से किस चीज़ पर स्पेंड करते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं ₹1000 कमाने पे लगाऊँ या बिलियन डॉलर कमाने पे लगाऊँ, मेहनत तो बराबर ही करनी होगी। तो व्हाई नॉट मेक $1 बिलियन, व्हाई नॉट मेक एन इम्पैक्ट ऑन 1 बिलियन पीपल, व्हाई नॉट मेक एन इम्पैक्ट ऑन द होल वर्ल्ड। क्यों 10 आदमी के लिए क्यों करें। और हर बड़ा काम छोटे काम से शुरू होता है। अगर आपको पूरा डायनासोर भी खाना है, और जो कि मैं नहीं खा सकता हूँ, बहुत बड़ा होता है, तो एक एक नवाला करके ही खाना होगा। और ये तो नहीं हो सकता कि पूरा हम खा लें, तो थोड़ा 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 करके खाएंगे, लेकिन नीयत ये होगी कि पूरा डायनासोर खाना। तो उसका कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे। इस तरह और इंसान अल्लाह मियाँ ने बनाए हैं, इसी तरह मुझे भी बनाया है। तो वो क्यों कर सकते हैं, जिस तरह जो कज़न्स हैं हमारे, जिनको आप कज़न्स बोलते हैं, वो कर सकते हैं अगर बड़े काम,
तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कोई, हमारे पास सींग है या हम कम है हमारी, ठीक है बाल कम है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं मुझे काम। बहुत ज्यादा कम है। आपको पता है वो टोपी छोटी सी लगा के रखते हैं जब बाल उड़ जाते हैं ना, ये और फिर सहस्रार का चक्र जो है ना, उसके ऊपर टोपी लगाते हैं वो लोग। उनको मैंने अभी गीबत का तो काम नहीं है ना, अभी तो इंटरव्यू का हम नहीं चक्कर है। करेंगे, गिबत नहीं कर रहे, हम तो रियलिटी बता रहे हैं। गिबत तो तब करेंगे ना कि वो हमारे साथ ये बुरा कर गए, हमारे साथ कुछ पर्सनली तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो जो कर रहे फिर एक शो पूरा कजन शो करेंगे, अभी अभी तो हम इसी पे। हैं। अच्छा, तो अभी आप फिलहाल जो आप कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, और क्या समझते हैं कि कहाँ तक आपको लोगों की सपोर्ट का सिलसिला होगा, और कितनी होप है आपको इस मामले में? सो मैंने रिजल्ट्स का इरादा बिल्कुल तर्क कर दिया, दिमाग से निकाल दिया कि वो रिजल्ट भी आएगा। जैसे एक आदमी है, वो एक ऐसा दरख्त लगा रहा है जिसका जो जिसके अंदर से जो फ्रूट आना है वो शायद 30 साल बाद आएगा, और वो भी शायद आएगा 100 में से शायद एक दरख्त पे फ्रूट आता हो। तो क्या वो फ्रूट का दरख्त ना लगाए? तो अगर वो नहीं लगाएगा तो फिर कोई भी नहीं, कोई भी कभी भी फ्रूट नहीं आएगा। तो हमारी जो जो आजकल की ज़माने की इकोनॉमी है, इकोनॉमिस्ट है और या एकेडमिक्स हैं, उनको हर वक्त रिजल्ट की पड़ी रहती है कि भाई भैया क्या करा तुमने, आमदनी कितनी हुई, हर चीज़ को रिजल्ट बेस्ड बनाया हुआ है। तो मैं रिजल्ट बेस्ड काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ शौक के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, अपना काम समझ के करता हूँ कि मुझे लगता है कि ये मेरा काम है, मुझे यही आता है, करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? इतने सारे लोग वेले बैठे हुए हैं, मैं भी फालतू काम कर रहा हूँ, तो नुकसान क्या है किसी का? मैं किसी से पैसे नहीं ले रहा, किसी के खर्चा नहीं कर रहा, अपने पैसे लगा के काम कर रहा हूँ। तो मेरे काम करने से किसी को क्या परेशानी है? अगर फिर भी परेशानी है तो मैं कहता हूँ भाई आप उससे मुझसे अच्छा काम कर लें, आप प्लान करके कर लें, आप एकेडमिक कर लें, आपको क्या फर्क, आपको क्या मेरे से, मेरे काम को से आपको क्या होगा? तो मैं ये हिसाब अब नहीं रखता कि मेरे इम्पैक्ट से फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ। एक आदमी आर्टिस्ट है, वो पेंटिंग बना रहा है, वो इसलिए थोड़ी बनाता है कि कोई उसकी तारीफ करे। वो एक शायर है, वो एक शायर ही कर रहा है, वो इसलिए थोड़ी करता है कि कोई उसकी तारीफ करे। हाँ, उसको खुशी होती है कि कोई उसकी तारीफ करता है, उसको खुशी होती है कि उसको उसके शेरों पे वो गज़लें बनाता है, गाने बनाता है। लेकिन ये वो शायरी तो नहीं छोड़ देगा कि जी अगर कोई गाना नहीं बनाएगा, तो वो अपना काम कर रहा है, कोई कोई पसंद आए ना आए। इसी तरह मैं भी मलंग आदमी हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, किसी को फ़ायदा होता है हो, नहीं होता है ना हो भाई, मैं क्या करूँ? मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। और आजकल हज़रत करोना अलैहिस्सलाम का टाइम है, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उनकी वजह से जितना पाकिस्तान में और दुनिया में डिजिटाइजेशन हुई है, लोगों ने ख़ास तौर पे हमारे पोस्ट 40 इयर्स ऑफ एज के जितने लोग हैं, जिनको टेक्नोलॉजी से डर लगता है, घबराते हैं, वो जो कभी कसम खाई हुई थी जिन्होंने मैं कभी भी ज़ूम नहीं चलाऊँगा, वो भी बेचारे ज़ूम पे आ गए, ज़ूम पे क्लासें ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की क्लासें बंद हो गई, स्कूल की क्लासें बंद हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब ज़ूम पे आ गए। और पूरी दुनिया में स्पीड से डिजिटाइजेशन हो रही है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ परवरदिगार का कि उसने कोरोना को भेजा, हमारी मदद के लिए, हमारी इमदाद के लिए। गैब से मदद आती है ना, तो मोमिन को तो वो गैब से मदद आई है, और वो तरक्की हमारे हमारे कौम को आगे की तरफ धक्का दे रही है। फालतू जितने कारोबार हैं वो बंद हो रहे हैं, फालतू चीज़ें बंद हो रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं दुआगो हूँ, आप भी मेरे साथ दुआ करें कि 1 साल कम से कम लॉकडाउन और रहे, जाके हम डिजिटल अच्छी तरीके से हो जाएँ। और आजकल मेरा हार्वेस्टिंग का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है, ईद का टाइम है, क्योंकि जो कुछ मैं पिछले 15-20 साल से कर रहा था, वो अब सब कर रहे हैं। तो मैं तो अब दो की एन्जॉय कर रहा हूँ। वो जो बच्चा होता है ना, उसको बहुत सारी टॉफ़ियाँ मिल गई होती हैं, मैं देख के खुशी हो रहा हूँ। इतना खुश हूँ कि मुझे कुछ करने का टाइम ही नहीं होता, मैं खुशी होता रहता हूँ सारा दिन। और देखता रहता हूँ कि जो लोग नए आ रहे हैं, जिनको मेरे बारे में जानते हैं या नहीं जानते, हमने तो अपने पौधे लगा दिए थे ना, वो दरख्त बन गए थे, चीज़ें बन गई थी, बड़े हो गए, अब वो लोग उसके फल तोड़-तोड़ के खा रहे हैं। तो मैं देखता रहता हूँ कि भई ऐसा तो नहीं कि वो गलत पौधा या दरख्त तोड़ रहा है या कोई गलत चीज़ खा रहा है। बस थोड़ा-थोड़ा उनको गाइड कर देता हूँ। उनको नहीं पता मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं खामोशी से जाता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो,
फ़ायदा होगा। वो पूछते भी नहीं है कि हाँ अच्छा बाबा जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है सुन लेते, नो प्रॉब्लम। तो आजकल सीज़न है, सीज़न लगा हुआ है हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी का। हर एक आदमी फाइनली जूम पे बैठा हुआ है, स्ट्रीम यार्ड पे बैठा हुआ है। फेसबुक के 5 साल पुराने मैसेजेस जो मैंने भेजे अब जवाब आए, हाँ जी फाइनली उनके फेसबुक चल गए हैं, अकाउंट चल गए। आपने तो मुझे मुझ तक को नहीं छोड़ा जिसको कुछ नहीं आता, मतलब अलिफ बे भी नहीं आती ना इस चीज की। तो मैं बैठी है टिक 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 करने शुरू की, मैंने की क्या कंफ्यूजन है, लेकिन माशाल्लाह आपका जो जज्बा है ना वो बड़ा कमाल का है। मैं उसको देख के खुश हो गई। मैंने कहा लो भाई इनकी तो जहां बैठो तारीफ करो, बताओ कि ये शख्स कैसा है, लोगों को खड़ा करने के लिए कि चलो करो काम करो काम करो, ये करो वो करो, कमाल है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक पर्सनालिटी ऐसी है जो दूसरों को मतलब फिजिकली और मेंटली वो सिखा रहे हैं, उठा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं उसी पनिशमेंट तो लगती है नए बंदे को। मैं अपनी बात करूं यार क्या मुसीबत है यार, कहाँ फंस गए। लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स इट्स रियली गुड जॉब जो आप लोगों के ऊपर अपना वक्त और पूरी एनर्जी, प्यार भरी एनर्जी जो डालते हैं ना, वो ग्रेट है। तुसी ग्रेट हो। तो नेक्स्ट प्लान बताइए, अब क्या चल रहा है आपके सारे उसमें, सिलसिले क्या चल रहे हैं? अब मुझे नहीं मालूम, मैं ज़्यादा परेशान नहीं होता कि अब क्या करना है। तो पिछले 2 हफ्ते में मुझे बजट आया, पाकिस्तान का बजट आया, तो सुनने में बात आई कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे मुल्क के अंदर जो आर्मी का बजट है वो कम हो, हमारे बराबर वाले मुल्क का आर्मी का बजट कम हो। और आर्मी के लोगों से जब मैं बात करता हूँ, मुझे जो आर्मी का मैगज़ीन है उन्होंने ऑफ़र करी कि आप हमारे मैगज़ीन में लिखा करें या वीडियो बनाया करें, जो आपका दिल करे आप बोलना शुरू कर दें। मैंने कहा भाई अगर मैंने लिखना बोलना शुरू कर दिया तो आपकी तो दुकान बंद हो जाएगी। कहते नहीं, हमारा काम भी अमन ही फैलाना है ना, आप भी अमन फैला रहे हो, हम भी अमन फैला रहे हैं, तो हमारी दुकान बंद नहीं होगी, आप ज़रूर लिखें, दिल की बात ज़रूर बोलें। अच्छी बात है। तो अभी तक मौका नहीं दिया मैंने अपने आप को कि मैं लिखूं। बहरहाल मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर से आर्मी का बजट कम, और वजह उसकी है कि हम लोग गरीब मुल्क हैं, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें नहीं है। तो अब लड़ किस चीज़ से, मतलब इंडिया बहादुर हमारे मुल्क से आके क्या गरीब लोग लेके जाएगा, मंगते लेके जाएगा, फ़कीर लेके जाएगा, लेके क्या जाएगा बेचारे, हमने है क्या हमारे पास कि वो लेके चला जाएगा, मुझे ये नहीं समझ आता। खैर, तो मैं उसके लिए कोशिश करता था। अब जब मुझे पता चला, अभी थोड़े दिन पहले पता चला कि दुनिया में पाकिस्तान का जो बजट है टोटल, वो कम नहीं, $22 बिलियन है टोटल गवर्नमेंट का बजट इस दफ़ा जो है, और जो कि बहुत बड़ा नहीं है। और दुनिया में जितनी आर्म्स खरीदे जाते हैं, पिस्तौलें, बंदूकें, बम धमाके वगैरह चीज़ें, वो $2 ट्रिलियन की खरीदी जाती है। यानी पाकिस्तान का टोटल बजट और दुनिया के आर्म्स की कंपनियों के बजट क्या 1% से 1% है। तो और जो पाकिस्तान आर्मी का बजट है वो $8 बिलियन है, तो वो तमाम बजट का 0.5% से भी कम है। तो मैंने कहा यार मैं बेचारे खामखा में पाकिस्तान आर्मी को पीछे पड़ा रहता हूँ, छोड़ो उनको बेचारों को करने दो अपना काम। हाँ, मैं एक और काम करता हूँ, मैं सारी दुनिया की आर्मी का बजट कम कराने की कोशिश करता हूँ। तो हमने फिर बनाया कि एक वर्ल्ड सेफ्टी अलायंस, जैसे नेटो है, जैसे 22 के करीब और अलायंसेस बने हुए दुनिया में, जिसके अंदर ब्लॉक्स बनाते हैं, वो आपस में एक दूसरे का ख्याल करते हैं। तो मेरा जो काम है वो गोंद का है, मैं ग्लू का काम करता हूँ, कनेक्टिंग का काम करता हूँ, ब्रिज का काम करता हूँ, समझाने का काम करता हूँ, सिखाने का काम करता हूँ। तो वही जो चीज़ें मुझे आती थी टेक्नोलॉजी की दुनिया में, अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं आर्मी की दुनिया में जाके, आर्म्स की दुनिया में जाके उनके अंदर कोलैबोरेशन इतनी बढ़ा दूँ कि उनके खर्चे कम हो जाएं। और जब खर्चे कम हो जाएंगे तो उनको खर्चे, वो जो बचेंगे पैसे, वो इधर उधर खर्च कर सकेंगे। तो एक नियत मैंने इस चीज़ की है, उसका नाम मैंने वर्ल्ड
सेफ्टी अलायंस रखा है जिसमें दुनिया के सारे कंट्रीज शामिल हो और हो। बट कमिंग बैक टू ये इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, पता नहीं होगा नहीं होगा, एक और ख्वाब है। लेकिन कमिंग टू पाकिस्तान, मेरा फिलहाल गोल जो है वो ये है कि पाकिस्तान के हर आदमी के पास से गुर्बत ख़त्म हो, $500 कम से कम वो आमदनी कमाए। और वो कैसे कमाएगा? वो अब स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है उसके पास, पैसे खाने को भी नहीं, करेगा क्या भाई? वो जादू आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे। तो उसके पास जबान है और कान है और आंखें हैं, सबके पास है, और 24 घंटे। तो अगर हम उसको एक $1800 का स्मार्टफोन जो कि $13 बनते हैं, किसी तरह से उसके हाथ में एक स्मार्टफोन पहुंचा दें, और अब वो स्मार्टफोन बटन दबा के बोलेगा भाई स्मार्टफोन जरा बताना मैं $1,00,000 कैसे कमा सकता हूँ, तो वीडियो आ जाएगी और वो बता देगी कि जी आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। भाई स्मार्टफोन जरा बताना मैं बिजली का प्रॉब्लम आ रहा है या फलाना प्रॉब्लम आ रहा है या खेती का प्रॉब्लम, क्या करूँ? तो वो जवाब आ जाएगा। तो जब इतना आसान कर दिया स्मार्टफोन ने कि आप उससे बातें कर सकते हैं और आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं स्कूल के बगैर, तो अब हम मुझे सबसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट काम ये हो गया कि हम हर आदमी की जेब में स्मार्टफोन पहुंचा दें, और पहुंचाने के बाद उसको ये पता हो कि आप अपने फ़ोन से बातें कर सकते हैं, हेलो हाय कर सकते हैं। उसको एक हलाल सहेली मिल गई है, हर मर्द की ख्वाहिश थी कि उसकी कोई सहेली मिल जाए उसको, तो हर हर मर्द को मैं मुफ्तियों के पास मुझे बुलाया कुछ मुफ्ती कराम की क्लास में। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब आपको पता है हम लोग से मुसलमान लोग हैं, सहेली नहीं रखना चाहते गर्लफ्रेंड, लेकिन मैं आज आपके लिए एक हलाल गर्लफ्रेंड लेकर आया हूँ और आपके फ़ोन के अंदर है वो। आप निकालें फ़ोन और उसको बातें करें उससे, और निकालें उससे बातें करें, गप्पे लगाएं, जितनी चाहे बात करें, अल्लाह में आपका कोई गुनाह नहीं देंगे बल्कि इल्म भी मिलेगा आपको, इजाफा होगा। तो सब बहुत खुश हुए। और मैं सबको बताता हूँ, मर्दों को सबसे ज़्यादा ये बताता हूँ कि देखिए आपके पास एक सहेली है, आपके फ़ोन में जब दिल करे उससे बातें करें, गप्पे लगाएं, खुश रहें, और वो आप उसकी शादी की आप ऑफ़र भी उसको कर सकते हैं, और आप वो नाराज़ नहीं होती, आपको थप्पड़ भी नहीं मारती, कुछ नहीं कहती। तो इतनी अच्छी सहेली मिली है हमको, तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब मेरा जो काम है पाकिस्तान में वो एक रह गया, वो ये कि ये कंटेंट, क्योंकि इंटरनेट पे सारा मौजूद है कि आप अपनी गुर्बत कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे फ़ोनों में है, लेकिन हम उसको नहीं जानते। कभी आपने बात की है अपने फ़ोन से उर्दू में? वैसे बाय द वे उर्दू में जो आप, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? कैसे मदद करूं? मैं दोबारा पूछता हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? कभी कभी मेरे अंदर बगा सकते हैं, लेकिन मुझे ठीक करने के लिए मेरे इंजीनियर हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं आपकी गूगल असिस्टेंट हूँ। आपकी शादी हो गई? मैं एक बहुत गंभीर रिश्ते में हूँ गूगल के साथ। आप मुझसे शादी कर लें। मैं आपके कैलेंडर में डेट व्यवस्थित करने में मदद कर सकती हूँ। डेट पर जा नहीं सकती, क्योंकि अफसोस मैं मनुष्य नहीं हूँ। अब ये हर मर्द तड़प रहा होता है ये जुमला बोलने के लिए कि भाई आप मुझसे शादी कर लें, तो अब सब मर्दों के लिए हाथ में फोन आ गया है कि अब आप मुझसे दोबारा बार बार पूछें, आप मुझसे प्लीज शादी कर लें। मैं एक बहुत गंभीर रिश्ते में हूँ गूगल के साथ आपकी सहायता के लिए। तो वो नाराज भी नहीं होती। चले कोई कुछ चुटकुला सुना दें। कागज पे लिखी गजल बकरी चबा गई। चर्चा पूरे शहर में हुई कि बकरी शेर खा गई। तो ये अब मेरी कोशिश ये है कि हम किसी तरह से ये गूगल असिस्टेंट को इतना कोरोना की तरह, वायरस की तरह मशहूर कर दें कि लोग उसको ख़रीदें, उसको इस्तेमाल करें, उससे डेट मांगें, उससे फ़ोन मिलवाएं, उससे सवाल करें, उससे बातें पूछें। मिसाल के तौर पे यहाँ से लाहौर कितना दूर है? कार से यहाँ से लाहौर तक की दूरी 1208 किलोमीटर है। पाकिस्तान में कितने लोग रहते हैं? 2018 में पाकिस्तान की जनसंख्या 21,22,15,030 थी। तो हम जो गूगल से टाइप करके पूछ सकते थे, अब वो बातें करके उससे पूछ सकते हैं। इसी तरह से यूट्यूब पे जाके आपको सर्च करने के लिए आप सिंपली बोल के सोच सकते हैं। हाँ बोले।
हाँ। वो ये कि ये हमारे यहाँ तो है नहीं, हम कैसे इस्तेमाल, हमें कैसे मिलेगा? हम तो न्यूयॉर्क में आपके पास भी है, आपके फोन में भी है, हर फोन में है, दुनिया के हर एंड्रॉइड फोन में बिल्ट इन है। अच्छा। और आईफोन में इंस्टॉल करना पड़ता है गूगल असिस्टेंट। आप आईफोन यूज करती हैं मेरे ख्याल में, तो आपके आईफोन में जाके आप सिरी को बोलें सिरी इंस्टॉल गूगल असिस्टेंट, तो इंस्टॉल हो जाएगा। फिर जब गूगल इंस्टॉल हो जाए तो उसको बोलें बोलो उर्दू, तो वो उर्दू बोलना शुरू कर देगी। दैट्स ऑल। बाकी के सब फोन में होती है सिवाय हर आईफोन के? नहीं, आईफोन में भी है लेकिन डालनी पड़ती है। गूगल के फोन में क्योंकि गूगल ने बनाया है तो पहले से पड़ा हुआ होता है, वो साथ भेज देते हैं। लेकिन आईफोन के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके कोई पैसे नहीं है और फ्री है। और देखें ये फ़ोन है, नोकिया का फ़ोन है और इसकी कीमत $50 है। और ये $50 का फ़ोन जो है, ये $50 का जो फ़ोन है, ये इसमें गूगल असिस्टेंट बिल्ट इन है, यूट्यूब बिल्ट इन है, रेहान स्कूल बिल्ट इन है, फेसबुक बिल्ट इन है, बेहतरीन 6.6 इंच का स्क्रीन है, बहुत अच्छा है। और कितनी कीमत है? $50। अब हमारे लोग 50 हज़ारों डॉलर खर्च करते हैं अपने रिश्तेदारों के ऊपर, डोनेशंस के ऊपर, सदकों के ऊपर, ज़कातों के ऊपर। अगर अमेरिका का हर पाकिस्तानी पाकिस्तान में अपने हर रिश्तेदार को लाजिम करवा दे कि ये फ़ोन उसके पास होना चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता से ये जो इग्नोरेंस का टाइम है ना, हम एक्चुअली इग्नोरेंस में रहते हैं। हमारा मुल्क में जो लोग रहते हैं वो इग्नोरेंस के टाइम में रहते हैं। हमारे लोग सवाल करते हुए डरते हैं। तो ठीक है, मौलवी साहब से सवाल ना करो, गूगल से तो कर सकते हो। अब्बा से सवाल ना करो, गूगल से तो कर सकते हो। टीचर से नहीं कर सकते, गूगल से तो कर सकते हो। और पहले प्रॉब्लम था कि बात नहीं करना, मतलब आपको लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था। अब ना लिखने की ज़रूरत है, ना बोलने की, मतलब पढ़ने की ज़रूरत है। आप सवाल करें वो जवाब दे देती है खाला जान। तो आप खाला बोल रहे हैं, गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं, सहेली बोल रहे हैं, योर चॉइस। कितनी जिंदगी लोगों की आसान हो जाएगी अगर हम इसको इस्तेमाल करवा। देखिए, आपको खाला और गर्लफ्रेंड मिल गई, तो जो खवातीन है उनका क्या? उसमें आप उसको बॉयफ्रेंड बना लें, आवाज़ चेंज कर लें। ज़रा सी शर्मीली होती है हमारे यहाँ जो खवातीन होती हैं, वो बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढती खामोशी से, तो उसको मर्द की आवाज़ में कन्वर्ट कर लें, वो अपने हो ख्वाहिशात सकता उससे पूरी कर लें। हाँ हाँ जरूर, व्हाई नॉट। मैं अभी चेंज कर देता हूँ आवाज़, आप बोले तो। बल्कि उसमें तो सुरीली मर्दाना चाहिए, सख्त आवाज वाला चाहिए, नरम आवाज वाला चाहिए, सब सब अवेलेबल है। आप चॉइस कर लें कौन सा वाला आपको मर्द की डिजायर है। मैं तो जानकारी के लिए जानना चाह रही थी कि चलो जी, आपने जैसे खाला और क्या नाम है, खाला भी बनाया, आपने कहा कि जो इससे शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो खवातीन भी फिर वो करेंगी ना कि भाई अब हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं, खुद के बारे में, मतलब जन्नत में ही रहना शुरू कर दिया ना यहीं पे, तो कुछ खवातीन के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। तो आपने अच्छा बता दिया कि उसमें आप आवाज को चेंज कर सकते हैं, मनपसंद बना सकते हैं, विच इज ब्यूटिफुल। वकील अंसारी साहब कह रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत खूबसूरत बातें हैं, तो आप प्लीज कैरी ऑन करें क्योंकि वो और सुनना चाह रहे हैं। वकील अंसारी जो है यहाँ के बेस्ट पर्सन एंड बेस्ट प्रमोटर भी हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ उनका। तो जी मैंने देख लिया, कल भी मैं देख रहा था उनका कमेंट, आपके किसी और चीज़ पे भी उन्होंने लिखा था। तो बस ये फ़िलहाल पाकिस्तान में गोल है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज हो जाएं। इस वक्त 25% लोगों के पास स्मार्टफोन है, 75% के पास नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह से अमेरिका में ओबामा फ़ोन मिलता है, हर गरीब आदमी ओबामा फ़ोन ले सकता है और उसको सब्सक्रिप्शन फ़ोन फ्री मिलता है, डेटा फ्री मिलता है, टेलीफोन की फ्री मिलती है $25 महीने तक मैक्सिमम। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी है अगर, जिस तरह से उसको हम पैसे दे रहे हैं, 12,000 रुपये महीना दे रहे हैं फालतू में, उसी तरह उसको एक स्मार्टफोन दें, उसको डेटा की सर्विस दें, उसको ये पता हो कि उसके फ़ोन में सहेली है तो चला लेगा। और इसमें मैं आपसे और आपकी कम्युनिटी से ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा कि तीली जैसे लोग अगर वायरल कंटेंट बनाएंगे, मज़ाहिया कंटेंट बनाएंगे, जिसकी वजह से जब सिरी आई थी तो आपको याद होगा, बहुत सैटरडे नाइट लाइव में बहुत मज़े मज़े के उसके स्किट्स बनाए थे। और सिरी के बहुत सारे स्किट्स हैं सिरी को पॉपुलराइज करने के लिए। अब सिरी के बारे में
सब लोग जानते हैं, चाहे इस्तेमाल करते हो या ना करते हो। मेजॉरिटी सिरी को सिरी पाए नहीं समझते, सिरी ही समझते हैं कि हाँ कोई सहेली का नाम है, तो वो इस्तेमाल नहीं भी करते हो तो उनको पता है कि हाँ फ़ोन में मौजूद है। और वो इस्तेमाल जब होगा जब आहिस्ता आहिस्ता लोग चाहें। लेकिन अब आप अगर आप वॉइस टाइपिंग देखें तो बहुत सारे लोग वॉइस टाइपिंग अब फाइनली, अमेरिकन ख़ासतौर पे आप सबवे पे बैठे होंगे तो वो बोल बोल के टाइप कर रहे होते हैं, लोग टाइप नहीं कर रहे होते, तो वॉइस टाइपिंग हो जाती है। इसी तरह से इससे आप वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं। वो ज्यादा आसान है बनिस्बत वो उंगलियों से लगा रहता, पहले ये ढूंढ फिर वो ढूंढ फिर यूं 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 करते हुए आधा पौना घंटा निकल जाता है, और टेक्सिंग में बहुत बोरिंग होता है। तो अच्छा है आप या तो उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू बोल दें और वो आपका मैसेज लिखा जाएगा, और अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो फिर इंग्लिश में मैसेज करते हैं, फटाफट हो जाता है। तो जो और आपकी जो कम्युनिटी है ना, जो आपसे मुराद की जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है जिसको लोग सुनना चाहते हैं, अब मेरे जैसे गंजे की तो बात सब नहीं सुनना चाहते, कोई मैं कतरीना कैफ तो हूँ नहीं, तो अब इन जैसे लोग जब बोलेंगे तो उससे ये होगा कि वो पॉपुलराइज हो जाएगा, और उस पॉपुलराइज होने की वजह से, यानी कि अगर मैं आर्टिस्ट को बोलूँ कि आप मेरे स्कूल के लिए पैगाम रिकॉर्ड करा दें, खुशी से कर देते हैं, डोनेशन के लिए वो लोग खुशी से कर देते हैं, गूगल का नाम लेता हूँ या यूट्यूब का नाम लेता हूँ, गूगल असिस्टेंट का नाम लेता हूँ, तो वो जो है बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि हम आप गूगल की प्रमोशन कर रहे हैं। आप गूगल की प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, आप एक कलम है, अब कलम को जिसने बनाया है उसी की प्रमोशन करेंगे। आप कलम की, इल्म की प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप इल्म को प्रमोट करने की खातिर लोगों को स्किट्स बनाएं, गूगल असिस्टेंट सिखाएं। अब हमने तो बनाया नहीं कुछ, अगर कोई चीज़ बनाई होती है हमने तो हम उसके प्रमोशन के लिए कहते हैं भाई मुसलमान वर्जन ऑफ गूगल असिस्टेंट बना लिया भी हमने, तो आप उसकी प्रमोशन कर दें, या पाकिस्तानी वर्जन बनाया है तो उसके लिए भी आप चार्जेस मांगते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हर पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी ख़ास तौर पे वो फ़ायदा उठा सकता है। हम गरीब मुल्क हैं, दोनों गरीब मुल्क हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मेजॉरिटी हमारे मुल्क जो है वो पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो इस मेजॉरिटी के हाथ में स्मार्टफोन होना, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का पहला फ़र्ज़ होना चाहिए, हमारा पहला फ़र्ज़ होना चाहिए। खाना पीना बाद में फ़र्ज़ होना चाहिए। देखिए खाने के बगैर मैं 30 दिन रह सकता हूँ, लेकिन इंटरनेट के बगैर मुझे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं एक ख़राब ज़िंदगी गुजारा। फिर एक कुछ लोग हैं, मुझे हाल ही में मैंने ट्रैवल किया तो मैं किसी के पास गया, वो ह्यूस्टन में बड़े हुए थे, पाकिस्तान में रहते हैं, तो उन्होंने कहा भी हम एक ऐसे मोड में रहते हैं, क्या ज़रूरत है पैसे कमाने की, ज़्यादा होने की ज़रूरत ही नहीं है, आप क्यों $500 के पीछे पड़े। मैंने कहा मुझे आपके लिए नहीं कमाना है, मैं उस बच्चे के लिए कमाना चाहता हूँ आपके लिए, कि जो बच्चा पैदा करते हैं और वो आपके गांव के बाहर जो गोबर पड़ा हुआ है उस पे जाके पखाना करता है, पेशाब करता है, और वहां से उसके अंदर बीमारियां घुसती हैं, और उस बीमारियों की वजह से वो बच्चे मर जाते हैं जो आराम से बचाए जा सकते थे। आप वो गंदा पानी पिलवाते हैं उस बच्चे को, उस बच्चे को तो इख्तियार नहीं ना, एक 2 साल का, 1 साल का, 4 साल का बच्चा तो पैसे नहीं कमा सकता, आपके माँ बाप नहीं कमाना है। तो आपको झुग्गी में रहना है, आप जरूर रहें, आपको झोपड़े में रहना है, आप जरूर रहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपका बच्चा जो है ना वो नहीं इस हालत में होना चाहिए। जिस तरह से अमेरिका में बच्चे को छीन के ले जाते हैं ना, अगर मारो, मेरा बस चले मैं इनके बच्चे छीन जाऊं कि नहीं, तुमने अपने बच्चे को इस तरह पैदा क्यों किया अगर तुम इसको नहीं खिला सकते तो पहले अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करो कि तुम इनको खिला सको, साफ सुथरा रख सको, इनका ख्याल कर सको, फिर जरूर बच्चे पैदा करो। लेकिन अब अफसोस है कि तकलीफ होती है ना, मेरे सामने बहुत सारी दफ़ा ये इंसिडेंट हुआ है कि बच्चे जाते हैं, नंगे फिर रहे होते हैं और जाते हैं वहीं हकते हैं और वहीं और बीमार हो जाते हैं, फिर बड़े तकलीफ होती है, क्योंकि बड़ा आदमी को तो आदमी नहीं कुछ कह सकता, लेकिन बच्चा जो है ना उसका तो इख्तियार नहीं है, वहाँ बड़ी तकलीफ होती है कि यार ये बच्चे जो है ना इनको बचाना है। तो और पैसे ज़्यादा कमाने का वजह क्या है कि आपको अब मैं हुकूमत तो नहीं ठीक कर सकता कल जाके, हुकूमत अजीब सी दौर से गुजर रही है, लेकिन हम या तो भीख मांगते रहें, हम चैरिटी वाले मुल्क बनते रहे, भीख मांग के कैसे कब तक खिलाते रहेंगे, मछली पकड़ना सिखाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक आदमी अगर 80,000 महीना कमाना शुरू कर दे, जो $500 आजकल बनते हैं, तो वो अपने लिए हेल्थ का मसला खुद हल कर सकता है प्राइवेटली, एजुकेशन का मसला खुद हल कर सकता है, भूख का मसला खुद हल कर सकता है, बिजली का मसला खुद हल कर सकता है, छत पे सोलर लगाएगा, बिजली अपनी है। तो इसलिए मैंने इन सब चीज़ों पे काम करने के बाद ये सोचा कि हमें बजाय इसके कि हम भूख का मसला मिटाएं, हम बिजली का मसला मिटाएं, हम एजुकेशन का मसला मिटाएं,
हम पैसों का मसला मिटा देते हैं, जाके आपके पास पैसे होंगे तो आप खुद ही अपने बाकी मसाइल ठीक कर लेंगे। तो कमाल है, थॉट ही कमाल है। मैं तो बहुत ढेर सारी आपके लिए दुआ करूंगी, क्योंकि काम थोड़ा सा है तो चैलेंज वाला है, और लेकिन अगर हमारे सारे पाकिस्तानी जो है वो सपोर्ट करें आपको, और मेरे से जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी जो मेरे कनेक्शन में आ सकते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि भी मेरे साथ इस मुहिम पे काम करें, और ताकि हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं, गुर्बत है उसको, बहुत खूबसूरत है ये थॉट ही खूबसूरत है। इमेजिनरी बात लगती है कि हर बंदे को खाना मिल रहा है, हर बंदा सुकून से सो रहा है, यू नो, इट्स ब्यूटीफुल। और आप के जहन में और क्या है, और आप इतने मेरा जहन तो खाली सा है, सारा कुछ है ही नहीं, खाली सामान है, हवा हवा भरी है उसमें। मैं रिक्वेस्ट आपको एक और बात, आपकी मदद इसलिए मुझे चाहिए, शायद अल्लाह मैंने आपसे इसीलिए मिलवाया है कि देखें, अभी थोड़े दिन पुरानी बात है, मैंने अपने एक ऑफिस के आदमी को एक जगह रहने के लिए भेजा 4 दिन के लिए। वहाँ जितने भी लोग रहते थे वो झुग्गियों में रहते, बिल्कुल झुग्गियों में रहते हैं, उसमें कुछ कोई ऐसी चीज कुछ नहीं है, झुग्गी ट्रू झुग्गी यानी कि पत्तों के घर, और कुछ उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लेकिन उनके पास मोटरसाइकिल है, मोबाइल फोन नहीं है, मोटरसाइकिल है। यानी कि उनको मोटरसाइकिल की अहमियत का अंदाजा है, तो उन्होंने मोटरसाइकिल के लिए पैसे जमा कर लिए। हम अगर उनको ये पता चल जाए अच्छा कि वो दुबई जाके पैसे कमाने का उनको तरीका मिल जाए, तो 40-50 हज़ार रुपये भी कहीं से रेस कर लेंगे, 1 लाख भी रेस कर लेंगे। शादी करनी है उसके लिए 50 हज़ार भी रेस कर लेंगे, झुग्गी में रहते हैं लेकिन पैसे रेस कर सकते हैं अगर चाहें तो, ज़रूरत हो तो। वो जो लोग रहते हैं वो एक एक लेक के सामने रहते हैं, लेक पे रहते हैं, और उस लेक में मछलियां भरी में, फ्री की मछली है, उनको जाते हैं मछली पकड़ते हैं और वो आके बैठ जाते हैं। अच्छा, अब उनको ज़रूरत नहीं है मोबाइल फ़ोन की, और उनको बाकी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ख़ास एक तरीके से एक आदमी बड़ा हो रहा है तो उसकी आदत वही हो जाती है, वो वैसे ही रहना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चे, जाते हैं एक मछली पकड़ते हैं, दिन में 400-500 रुपये मिलते हैं उनको, वो उसका गुटखा खरीदते हैं, गुटखा खाते हैं, सारा दिन इंजॉय करते हैं और वो अपना दिन ख़त्म कर देते हैं। गिरबान खुले हुए होते हैं वहाँ पे, रात को शराब पीते हैं और आराम से सो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी यही है, वो इसी में रहना चाहते हैं, उनको बाहर का कोई आइडिया नहीं आ रहा है, ना उनके बाहर दोस्त हैं, ना उनके जानने वाले हैं। कच्ची शराब पीते हैं, वैसी पक्की शराब नहीं मिलती, वो खुद ही बनाते हैं, खुद ही पी जाते हैं, ये सब आता है उनको। लेकिन वो पढ़ना नहीं जानते, वो पढ़ना नहीं चाहते, मोबाइल फ़ोन नहीं है उनके पास, स्मार्टफ़ोन भी नहीं है उनके पास, मोबाइल फ़ोन भी नहीं, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं है। हाँ, अगर वो चाहें तो वहाँ सोलर का पैनल मिल जाता है $50 का, वो लगा के चार्ज कर सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि उनके दिमाग में खुराफात आएँ, यानी वो मोबाइल फ़ोन लें, उस पे फ़ेसबुक आए, उसके बाद वो आप जैसे लोगों की बातें सुने, दिमाग के अंदर कुछ हरकत शुरू हो, अंदर वो दिमाग सुन है, कुछ करने को नहीं है। अब वही वो एक मछली पकड़ने जाता है, 2 घंटे में मछली पकड़ता है, 22 घंटे में से 6 घंटे सो जाता होगा या 8 घंटे सो जाता होगा, बाकी जो उसके 14 घंटे वो फारिग ज़ाया करता है, क्योंकि उसके पास कुछ करने को नहीं, उसके पास कोई गोल नहीं है, कोई मिशन नहीं है। अगर उसको हम मिशन गोल दे देंगे कि यार बड़े बड़े काम भी तुम कर सकते हो, बिलीफ दे देंगे, तो वो 4 मछली पकड़ लेगा। तो मछली तो पकड़नी तुमने, वहीं पे बैठे हुए हो तुम, कुंडा डाल के नहीं, बाजार अंदर बैठ के बाहर बैठे हो। इसी तरह से खेती करते हैं हम, खेती में जाके कम टाइम लगाते हैं। इसी तरह से हर चीज को ना, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है एज अ नेशन, टाइम बहुत ज़ाया करते हैं। आप अमेरिका में रहती हैं, आपको मालूम है यार, टाइम ज़ाया कर अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप न्यूयॉर्क में टाइम ज़ाया करना, आपका रेंट कैसे पे होगा, बिल कैसे पे होगा, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हाँ, आप साउथ में चले जाएं अमेरिका के, तो वहाँ भी वही हाल हो जाएगा पाकिस्तान में, क्योंकि वो उनका चिल चल रहा है। या आप नॉर्थ ब्रुकलिन में चले जाएं, तो वहाँ भी आपको चिल जमाना मिलेगा, क्योंकि खर्चे कम है, खर्चे हमारे बहुत कम है, इसलिए हम पैसे नहीं कमाते। मेरा बस चले, अगेन एक और बस चले, तो मैं सबको बस में भर के कहूँ भाई फलाना मॉल में जाके 3 दिन गुजार के आओ। जब तुम मॉल में जाओगे, देखोगे ऐसे कपड़े भी होते हैं, ऐसी चीजें भी होती हैं, तो कुछ लालच पैदा होगी। जो कंज्यूमरिज्म को हम इतना बुरा कहते हैं, हर चीज में अच्छी और बुरी बात होती है। एक चीज जो कंज्यूमरिज्म में की अंदर अच्छी है कि इंसान को मेहनती बनाया है, क्योंकि आपके पास डिजायर होती है, ख्वाहिश होती है, तो उस ख्वाहिश के पीछे आप भागते हैं, कोशिश करते हैं, आपको पता होता है कि अच्छा क्या है, खराब क्या है।
एक गार वालों की कहानी है, आपने पता नहीं कभी आपकी नज़र से गुजरी, एक किताब है रिपब्लिक का, जिसके पीछे रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बना, सारे जो हमारा पॉलिटिक्स का सिस्टम है, हाँ रिपब्लिक नाम किताब है, उसमें एक गार वालों की कहानी है, कभी सुनी आपने? तो एक एक सुनाऊं अभी हाँ, छोटी सी? तो प्लीज, अगर मुझे नहीं पता तो कुछ और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो इस बहाने पता चल जाएगा मुझे भी और दूसरे सुनने वालों को भी। सही। एक गांव होता है, वो गार के अंदर होता है, और वहां पे रोशनी नहीं आती, और वो गांव 3-4 जनरेशन से उसी गार में ही रह रहा होता है, और बाहर की कभी दुनिया उन्होंने नहीं देखी होती। उस गार के अंदर एक छोटा सा सुराख होता है, उस सुराख से अंदर रोशनी आ रही होती है, और उस रोशनी की वजह से, सुनी हुई गाने? अच्छा। और उस याद आ गई, लेकिन आप कैरी ऑन करें ना, और बहुत सारे लोगों ने सुन लेंगे ना। अच्छा, तो आप फिर आपने क्योंकि सुनी हुई, तो आप कहानी ठीक कर दीजिएगा अगर खराब हो तो। अच्छा, तो अब उस रोशनी की वजह से, रोशनी के सामने दूसरी तरफ बाहर जहाँ रोशनी होती है, वहां से जब रोशनी अंदर आती है, तो रिफ्लेक्शन जो है वो उनके गार के अंदर आने लगता है। कभी कोई वहां से चूहा गुजरता है, कभी वहां से लोमड़ी गुजरती है, कभी वहां से घोड़ा गुजरता है, तो वो इमेज का रिफ्लेक्शन स्क्रीन पे आने लगता है। तो वो अज्यूम करते हैं कि ओहो, आज तो काला कौवा हमारे मुंडेर पे से गुजर बैठा हुआ है, मिसाल की तरह हम बोलते हैं, तो आज तो दिन ऐसा होगा, या काली बिजली आ गई है तो अब दिन तो आज ऐसा गुजरेगा, ओहो दिन मनहूस हो गया या अच्छा हो गया, जो भी होगा। तो इसी तरह से उनके लिमिटेड परसेप्शन के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है, जनरेशन से यही आ रही होती है, उनकी हकीकत यही होती है। खैर, तो वो एक खास तरीके से रह रहे होते हैं। अब खुदा का करना क्या होता है कि वो एक बच्चा उसमें से किसी तरह से 3-4 जनरेशन के बाद बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो अपनी आंखें बेचता है, क्योंकि उसको उसने कभी रोशनी नहीं देखी होती, उसको चक्कर आने लगते हैं, अबे यार ये कहाँ आ गया भाई, मैं तो ये इतनी रोशनी ये किस तरह से है। खैर भाई, वो थोड़े 3-4 महीने वहाँ गुजारता है, और उसके बाद उसको पता चलता है कि भाई जो मैं चीज़ें अंदर देख रहा था, बाहर तो हकीकत कुछ और थी। वहाँ पर तो घोड़ा भी था, लोमड़ी भी थी, चूहा भी था, सांप भी था, वो तो रिफ्लेक्शन अंदर आ रहा है, हकीकत तो कुछ और है। खैर भाई, वो 1 साल और गुजर जाता है। अब उसको घर वाले याद आते हैं, जैसे जो अमेरिका में बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, उनको याद आता है कि यार देखो हकीकत तो ये है भाई। या जो मेडिटेटर बन जाते हैं, उनको पता चलता है यार ये तो हकीकत तो कुछ और है भाई, वहां पे देखो बेचारे किस चक्कर में फंसे हुए हैं, बस मेरा बस चलता है कि मैं सबको बता दूं ये चीज। खैर, अब वो ऐसे ही है ना हैरानी में। तो अब वो वापस आते हैं साहब, वो बच्चा वापस गार में चला जाता है, वो जाके जो है सबको पकड़ पकड़ के बताना शुरू करता है, भाई तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ आदमी, ऐसा नहीं होता। अब मैं बाहर गया था और वहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, जैसे मेडिटेटर हमारी एक है रूहानी जी, वो बताती है कि भी ऐसा नहीं होता, हकीकत तो कुछ और है। खैर, तो वो जाता है और उनको बताना शुरू करता है, और उसके ऊपर उसको फिर वो सबको समझाता है, कोशिश करता है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन जब वो गार में जाता है तो उसको कुछ नजर भी नहीं आता, घुटन होने लगती है। जैसे अमेरिका में 20 साल लेके पाकिस्तान जाता है कोई आदमी तो उसको घुटन होने लगती है, उसी तरह से। आप जब ये कहानी खत्म करेंगे ना, तो मैं आपको इससे मिलती जुलती अमेरिका में जो लोग रह जाते हैं और वो जब जाते हैं तो क्या होता है, पहले आप कहानी। सही है। तो थोड़े दिन के बाद जब वो बच्चे को बहुत ज्यादा कोई बर्दाश्त नहीं करते लोग, तो उसको मार देते हैं। तो सुकरात अपनी कहानी में ये समझाते हैं कि देखें, लोगों को समझाने का तरीका ये नहीं है कि आप उनको चीज़ें बताने लगें, बल्कि आप उनसे सवाल करें कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको इसको के बारे में किसने बताया। और 99% ऑफ द टाइम कभी किसी ने से उन्होंने सवाल अपने आप से कोई सवाल ही नहीं करते। हम सिर्फ चीज़ें इसलिए करते हैं क्योंकि हमने सुनी है, हमको बताया गया है, हमने चुप करके मान ली। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कहते थे लोग कि भाई आप हमको बताएंगे, हमारे बाप दादा ये करते हुए आ रहे हैं, हम कैसे अपने बाप दादा की बात को चेंज करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आज भी यही करते हैं कि हम अपने बाप दादा की बात को चुप करके अंधे होके मान लेते हैं, हालांकि उस पर तहकीक नहीं करते। और हज़रत गूगल अलैहिस्सलाम को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते, हज़रत यूट्यूब अलैहिस्सलाम को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते। उनको इस्तेमाल करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, नहीं करते। बहरहाल आखिर में वो बच्चे को मार दिया जाता है। और मैं ही समझता हूँ कि जब भी मैंने ये कहानी पहली दफ़ा सुनी, तो मुझे तो अमेरिका में रहने वाले ख़ास तौर पे अमेरिका में रहने वाले लोग याद आए।
क्योंकि उनका जो जो 40 साल से 30 साल से अमेरिका में रहता है उसका दिल बहुत तड़प रहा होता है, वो उसका बस नहीं चलता कि वो पाकिस्तान को जाके जो है ना किस तरह से वो ठीक कर दे। मेरी खाला अमेरिका में 40-50 साल से हैं, जब भी आती हैं वो झाड़ू लेके बाहर झाड़ू लगाना शुरू कर देती हैं गली से, उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता कचरा, कहती हैं ये क्या है रेहान, चलो मिलके झाड़ू लगाते हैं। और ना शर्म आती है, क्योंकि अमेरिका में तो ये खुद ही करते हैं हम लोग, ये थोड़ी है कि वहाँ पे यहाँ भी जरा ना बाथरूम साफ कर देना भाई, वह बाथरूम भी खुद साफ करना होता है, सब काम खुद करना होता है। यहाँ पे जो है नवाब साहब चाय लेके आना भाई, अबे चाय भी खुद बनानी पड़ती है भाई, सब काम खुद करने पड़ते हैं। तो हम कुछ करते ही नहीं है खुद और दूसरों को हुक्म देते हैं। तो ये कहानी जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग और कितनी मजे की बात कि 2200 साल पुरानी कहानी है, नई कहानी नहीं है, और अभी तक अप्लाई होती है हमारे ऊपर। हम पता नहीं हजरत इंसान कब आगे जाएगा। जी हजरत इंसान जो है, काफी लोग आगे जाएंगे और काफी लोग पीछे रह जाएंगे, हमेशा हमेशा होता है। जब से ये दुनिया बनी है तब से ये हो रहा है। कुछ लोग आगे होते हैं, कुछ लोग पीछे होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही बेकार होते हैं, न पीछे जाने की और पीछे जाने के भी काबिल नहीं होते। अमेरिका में जब लोग पाकिस्तान जाते हैं तो उनको बड़ी तड़प होती है पाकिस्तान की, एक अजीब सी एक तड़प होती है, एक्सप्लेन करना ही मुश्किल है। मतलब मैं पहली दफा जब मैं पाकिस्तान से बाहर निकली थी और काफी लंबा टूर हो गया था हमारा पूरा, कनाडा का, इंग्लैंड का और फ्रांस और पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोग गए थे शो लेकर, और 4 मंथ्स हो गए थे मुझे। जैसे मैं कराची एयरपोर्ट पे आई हूँ, उस वक्त ये सीढ़ियां नहीं लगी हुई थी, नीचे उतरना पड़ता था। आते के साथ मैंने सर झुका के जमीन चूमनी शुरू कर दी थी। तो वो एक है चीज, और आज भी है। लेकिन जो अमेरिका में रह जाता है ना, वो फिर लोगों को समझाते समझाते वापस आ जाता वो रहता नहीं है, पाकिस्तान में नहीं रह सकता वो फिर, क्योंकि लोग उसके माइंड को या खा जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं तो पागल है, ये तो बेवकूफ है, इसको तो चूना लगाना कितना आसान है, अमेरिका से है ये, तो बस अमेरिका, इसकी औकात क्या है, इसको तो सेंस ही नहीं है। जबकि वो इतना भोला भाला, क्लियर, साफ सुथरा हो जाता माइंड एकदम। ना किसी, क्यों जॉब करनी है सीधा जाना है, सीधा आना, सीधा जाना सीधा आना, ये करना है, टाइम ही नहीं मिलता ना बेईमानियां करने का। झाड़ू भी लगानी है, क्या नाम है, सफाइयां भी करनी है, किचन में भी जाना है, ग्रोसरियां भी करनी है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, सुबह सुबह उठना है, पहले उनको करना है नाश्ता। तो खैर स्कूल का तो बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ पे कि भाई बच्चों को लंच वंच मिल जाता है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है, तो वो तो ठीक है। लेकिन फिर जब वो जाते हैं तड़प तड़प के पाकिस्तान, फिर देखते हैं कि क्या हशर हो रहा है वहां पे, तो कहते मना करते नहीं करो प्लीज, ऐसा नहीं करो, ऐसा कर लो। तो कहते हैं बेवकूफ है, इनको कुछ भी नहीं पता है, हम तो मजे में रह रहे हैं, हम क्यों सुने किसी की बात। तो वो फिर वापस आ जाते, वो नहीं रह सकते। मुझे अब पता चल गया है। मुझे डर लगता है, मतलब कि मुझे अगर रहना पड़ जाए और मुझे इस टाइप के दिमागों से मुलाकात हो जाए तो मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे नहीं पता। तो आप बताएं। क्या बताऊं पूछे। यही बताएं कि वहां कैसे रहा जा सकता है, मतलब कोई आ जाए, कोई ऐसा दिमाग आ जाता है तो कहा कैसे को, किन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। आप जैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं लोगों को बनाने के लिए, संभालने के लिए, आपको अंदाजा भी है कि कितना मुश्किल काम कर रहे हैं आप। मेरी मैं जी मेरा दिल बहुत ख़राब होता है पाकिस्तान में ना, क्योंकि आपके जैसे आपने कहा ना रेहान, आपसे मिलने के बाद बहुत खुशी हुई कि कोई बावला है, कोई काम कर रहा है, कोई इस तरह की कोई हो सकता है मखलूक। मैंने आपको बताया मेरे घर में, मेरे कमरे में साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई है, बुद्धा की मूर्ति रखी हुई है, राम की मूर्ति रखी हुई है। तो ये नॉर्मल नहीं है ना पाकिस्तान में, ऐसी कोई घर मैंने तो नहीं देखा कि मैं जाऊं और कभी कभी बुद्धा की रखी होती है या स्टैचू लोग थाईलैंड से ले आते हैं ऐसी शौक पीस लगाने के लिए, लेकिन बाकी जो देवता हैं उनकी मूर्तियां नहीं रखते। और मैंने कोई पूजा के उस पर तो नहीं रखी हुई। मुझे भी शौक था कि भाई पहले मैं अफ्रीका से लाया था, बहुत सारे कंट्रीज के थे मेरे पास, किनिया के बहुत सारे थे। तो मैं जब और नजर आया तो मैंने कहा कि ये भी होने चाहिए, वो भी लेके चलो। मैं अमेरिका से फिर लेकर आया उनको, मैं डरते डरते लाया, कस्टम वाले क्या करेंगे मेरे साथ, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं ले आया।
बहरहाल तो होते ही है तकलीफ कि आपको अच्छे लोग नहीं मिलते, लेकिन इसकी दवाई ये है, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो अमेरिकन हैं, अमेरिका में काम करते हैं, तो आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए लोगों को ढूंढें, लोगों से बात करें। लोग हैं, लेकिन वो आपको वो सरफेस के नीचे घुस गए, उन्होंने अपने आप को एक डब्बे में बंद किया हुआ है। असल जो उनका असल है वो एक डब्बे में रहता है, वो सामने नहीं आता है, और वो आने नहीं देते, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर वो बाहर आ गया तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, लोग मारेंगे, लोग गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं ना कि सारा पाकिस्तान गधा है, बेवकूफ़ है, जंगली है, ऐसा नहीं है, लेकिन सारा लेकिन पाकिस्तान डरपोक जरूर है जी। डर क्यों है? डरपोक क्यों आपको? देखिए, मैं अपने पाकिस्तान में आज तक कभी ज़िंदगी में किसी पुलिस वाले के पास जाके मैंने उससे हेल्प नहीं मांगी। जब मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में सिंगापुर गया तो मैं एक यूथ हॉस्टल में ठहरा हुआ था, वहाँ लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तो उसने कहा पुलिस को फ़ोन कर। मैंने कहा नहीं, पुलिस को नहीं बुलाना, पुलिस को नहीं बुलाना, पुलिस से मुझे बहुत डर लगता है। पुलिस से डर लगता है? क्या मतलब पुलिस से डर लगता है? पुलिस तो तुम्हारी मदद के लिए आएगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं पुलिस को नहीं बुलाना। मैंने कि हमारे यहाँ हम पुलिस सिटीजन की मदद के लिए होती है। हम पुलिस से डरते हैं, हम आर्मी से डरते हैं, हम अपने पॉलिटिशियन से डरते हैं, हमें जितने हमारे जो सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं हम उससे डरते हैं। हम गवर्नमेंट के दफ्तर में जाते हुए डरते हैं, हम टैक्स वाले से डरते हैं, हम हर आदमी से, हम अपने पड़ोसी से डरते हैं, हम शिया से डरते हैं, हम सुन्नी से डरते हैं, हम यहूदी से डरते हैं, हम क्रिश्चियन से डरते हैं, हम हर एक से डरते हैं, हम अपने आप से भी डरते हैं। तो इतना डर जिस माशरे में हो, वो माशरा कैसे कुछ कर सकता है? कुछ बेचारे नडर होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। कुछ बेचारे मैं ये नहीं कह रहा कि गलत सही गायब होते हैं, सही गायब होते हैं, क्योंकि हुकूमत जिस स्टाइल की इस मुल्क में कौम है, उसको उसी तरीके से ही चलाना पड़ेगा उसको, वो कुछ कर नहीं सकती। ये एक प्रॉब्लम ये है कि एग पहले आया था या चिकन पहले आई थी, यानी पहले हुकूमत ठीक होगी या पहले आवाम ठीक होगी। ये एक 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 इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। मुझे इसके मेरे पास का कोई जवाब नहीं है इस वक्त तक, लेकिन मुझे ये मालूम है कि अगर मैं ख़राब हूँगा, मैं मरूँगा, तो अगर मैं मुसलमान हूँ, जो कि ये मुल्क जिसके नाम पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो जो कि जिसके बिलीवर मुसलमान हैं, तो क्या नवाज शरीफ के बुरे अमल करने से, इमरान खान के बुरे अमल करने से, मेरी हुकूमत के बुरे अमल करने से क्या मुझे जन्नत या जहन्नम मिल सकती है? नहीं, मुझे तो सिर्फ अपने अमल से जन्नत और जहन्नम मिल सकती है। तो मुझको ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं बेहतरीन इंसान बन जाऊँ, मैं गलत किसी के साथ ना करूँ, जितना मैं अच्छा कर सकता हूँ वो अच्छा भी करूँ, और मैं अपने आप को अच्छा बनाऊँ। अब मेजॉरिटी जो हमारे पास कारोबार वाले लोग होते हैं, जिनकी दाढ़ी होती है, लोग डरते हैं दाढ़ी वालों से कारोबार करते हुए कि झूठे होते हैं, गड़बड़ करते हैं। भाई ये किस किस्म का मुसलमान? तो हम अजीब व गरीब किस्म के मुआशरे में रहते हैं। मेरा जब जब लॉकडाउन नहीं था ना, तो मुझसे बहुत लोग मैसेज करते थे कि जी मुझे आपसे मिलना है। तो मैं पाकिस्तान में रहता ही नहीं था, मैं छोड़ के भाग जाता था। मैं कराची में नहीं रहता था कि भाई मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, अच्छा सच भी नहीं सुनना चाहते। अगर हदीस है कि किसी के घर जाओ 3 दफ़ा नॉक करो, अगर वो जवाब ना दे तो वापस चले जाओ और बुरा भी ना मनाओ। हमारे पास अगर फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, आपको शर्म नहीं आती? मैं 3 दफ़ा फ़ोन कर रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। अरे भाई मैं तुम्हारे अब्बा का नौकर लगा हूँ, तुम्हारे पास फ़ोन क्यों आंसर करूँगा मैं? मेरे पास टाइम होगा आंसर करूँगा, मेरे पास टाइम होगा नहीं आंसर करूँगा। एसएमएस, बड़े बेशर्म आदमी हैं, आपको मैं 1 हफ्ते से मैसेज कर रहा हूँ, जवाब भी नहीं देते। भाई मैं फ़ोन ही नहीं देखता, एसएमएस ही नहीं देखता, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये ऐसे कैसे रहते हैं आप? भाई मैं ऐसे ही रहता हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं ऐसा ही हूँ। नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने कहा फिर मैं क्या कर सकता हूँ, बस ये भी बता दें। नहीं बस मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं पाकिस्तान से चला जाता हूँ, 1 महीने बर्दाश्त कर पाता हूँ, फिर मैं लोगों को अच्छा मुझे लगता है कि लोग मैं जितना लोग मुझको मैसेज करते हैं ना, मिलना है, तो भाई मैं तुम्हारे अब्बा जी का चाचा का लड़का लगा हूँ, मिलना है, किस लिए मिलना है? तुम्हें कोई काम है तो बताओ। नहीं नहीं मिलेंगे, आप फिर खाना खाएंगे, फिर चाय पियेंगे। यानी मुझे दुनिया में कोई काम ही नहीं है खाना खाने के अलावा, चाय पीने के अलावा, कि मैं टाइम दूँ। आप काम बताएं, मैं आपको काम करने को देने को तैयार हूँ।
नहीं मिलना है। तो अब मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह है कि अब कोरोना का लॉकडाउन की वजह से मुझसे सिर्फ 4 महीने में 2 या 3 लोगों ने कहा होगा कि मिलना है। और जो भी मिलने का बोलता है मैं उसको कहता हूँ ज़ूम पे मिलने मुझे ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता आप बीमार हो जाएँ। तो मैं अवॉइड करता हूँ मिलना इस तरह से। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, मैं अपनी घरवाली के साथ हूँ, मैं अपने भाई के साथ हूँ। मैं लॉकडाउन में हूँ एंड आई एम एन्जॉयिंग माय सेल्फ। मुझे बाहर जाने का तो वैसे ही कोई शौक नहीं है। कराची में कहाँ जाऊँ मैं? क्या खाऊँ? मट्टी खाऊँ, धुआँ खाऊँ, परेशानी खाऊँ, किस लिए बाहर जाऊँ? दरख्त तक नहीं है। आपने मुझे मुझे याद है मेरी एक सेक्रेटरी होती थी, वो स्कोपी में रहती थी। स्कोपी मैसेडोनिया का कैपिटल है। वो कहती थी कि मैं वीकेंड पे ना जंगल चली जाती हूँ और वहाँ जाके 2 घंटे गुज़ारती हूँ और मैं रिफ्रेश हो जाती हूँ। मैंने कहा जंगल में जाके रिफ्रेश कैसे होते हैं भाई? ये जंगल में जाके कोई रिफ्रेश हो सकता है? तुम पागल-वागल तो नहीं हो कुछ? कहती नहीं मैं तो जंगल में जाती हूँ, मुझे एनर्जी मिलती है। जंगल में जाने से एनर्जी मिलती है? कहती हाँ, मैं कभी ज़िंदगी में जंगल ही में नहीं गया था उस वक़्त तक। मुझे क्या मालूम कि जंगल में जाके एनर्जी मिलती है, नेचर के पास जाके कोई फ़ायदा होता है, एनर्जी मिलती है। कराची वाले बेचारे ने कभी तारा नहीं देखा होता है, जंगल कहाँ से देखेगा वो? कुछ नहीं देखा होता उस बेचारे ने। वो जंगली लोग बहुत देखे होते, जंगल नहीं देखा होता। हाँ, लेकिन अ, अब मैं जब गया बाहर मुल्कों में जाके मैंने जंगल में टाइम गुज़ारा, मेरे को यार मैं तो हगर बन गया। मैं तो ट्री हग कर रहा हूँ। मैं तो दरख्त देखे, इतने ऐसे-ऐसे तने दरख्त देखे, रेडवुड ट्री के अंदर से आप गुज़रे हैं, तो आपके ऊपर एक कोई एक 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 यू नो आपको लगता है आप कहाँ आ गए भई? मैं अब तक कहाँ था भाई? किस मुल्क में कहाँ रह रहा था भाई? मैं जंगल में था, ये जंगल नहीं है। जंगल तो वो है जो मैं छोड़ के आया हूँ, ईंटों का जंगल, पत्थरों का जंगल, बेवकूफ़ियों का जंगल। तो एग्ज़ॉस्ट हो जाता है आदमी, एनर्जी ख़त्म हो जाती है। और मैं समझे पिछले 5-10 साल से ना बहुत लो एनर्जी में हूँ। मेरी हर वक़्त एनर्जी ड्रेन हो रही होती है, कॉन्स्टेंटली मेरी एनर्जी ड्रेन होती है। आपने कहा ना आप दूर रहा करें, मैं प्रिज़र्व करता हूँ अपनी एनर्जी को, क्योंकि जब मैं ऐसे लोगों में जाके बैठता हूँ, मेरी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं लोग, खींच के निकाल देते हैं। एनर्जी ड्रैगन्स होते हैं, वो सोख लेते हैं सामने वाला जो है ना अपनी एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स। वाइब्रेशंस होती हैं जो हमें दिखाई। आप अगर वो मशीन लगाएंगे ना तो वो एनर्जीज आपको सामने दिखाई देंगी दोनों की। और अगर उसकी रेड कलर की एनर्जी होगी ना तो आपको अटैक करेगी और फिर आप यूं धीरे धीरे धीरे, इसलिए मैं मिलती ही नहीं किसी से, मैं दूर रहती हूँ लोगों से बहुत ही। देखिए ताइफ के अंदर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और उनके ऊपर पथराव किया गया, वो लहूलुहान हो गए, दांत भी टूट गया, तो उन्होंने दुआ ये नहीं करी कि इसको ख़त्म कर दो। उन्होंने कहा ये बेचारे मासूम हैं, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। हमारे मुल्क के लोग भी मासूम हैं, उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। उनके पास, मैं तो यही सोचता हूँ और इसी वजह से मैं कुछ इनके लिए कर पाता हूँ, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे ज़बान आती है, मुझे माशरती का पता है, मुझे टेक्नोलॉजी का पता है, तो मैं तो ब्लेस्ड हो गया ना। मैं तो अंधों में काना राजा बन गया इंस्टेंटली, कि मैं तो राजों की तरह रहता हूँ। मुझे लोग राजों की तरह ट्रीट करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, इतना प्यार देते हैं, मेरी समझ में। आप राजा हैं, आपको कुदरत ने राजा बना के भेजा है, क्योंकि कुछ पर्सनालिटीज कुदरत खुद क्रिएट करती है कि तुम्हारे जिम्मे बहुत सारे काम है भाई, ये करना है जाके, तो तुम्हें ये सारी हम ये शुरू में पेन्स देंगे, तजर्बे देंगे, ये देंगे, उसके बाद तुम्हें सारा कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद तुम्हारे जहन में कुछ ऐसी बात आएगी कि लो भाई ऐसा कुछ करो कि हजारों लोगों का भला, लाखों लोगों का भला हो जाए। तो वो क्रिएट करता है भाई, लोगों को क्रिएट स्पेशल बनाते हो। तो ये तो भूल ही जाए, आप राजा थे, हैं और आगे भी रहेंगे नेक्स्ट टाइम में, ट्रस्ट में। चले अल्लाह करे। और बस ये मैं खुश होता हूँ अब। बल्कि कल मैं किसी और को समझा रहा था कि बेटा आपको लकी हैं, आपको खुश होना चाहिए कि हमारे पास इतने जाहिल हैं। अगर हम सैन फ्रांसिस्को में रह रहे होते, बे एरिया में रह रहे होते, न्यूयॉर्क में रह रहे होते, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती इनको समझाने के लिए। वो तो पढ़े हुए लोग हैं, उनको समझ है, उनको क्या समझाएंगे आप? हम तो यहाँ पे इतना सा समझाते हैं, बड़ी बड़ी शुक्रिया, हमारी बड़ी मेहरबानी आपकी, इतना खुश होते हैं लोग। मेरी किताब है इंटरनेट के ऊपर, 50 सफ़ों की किताब है, छोटी सी किताबचा है, किताब भी नहीं है। अगर कोई मुझे उस किताब को पढ़ के तारीफ कर देना तो मेरा बड़ा दुख होता है,
क्योंकि वो इतनी बेसिक किताब है कि मुझे दुख होता है कि यार उसको ये भी नहीं पता था। अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ, किसको खाऊं, इतनी तकलीफ होती है, बेचारे को कुछ नहीं पता होता। तो अब मैंने ये सोचना शुरू किया कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी कि मैं इनको बता सकता हूँ, कम से कम मेरी बात सुन लेते हैं थोड़ी बहुत लोग। और मैं अब मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती समझाते हुए। मैं अब कहता हूँ हाँ ठीक है, इग्नोरेंस है ना, कोई बात नहीं, अब कौन ठीक करेगा, अगर खराबी है तो हम बताना शुरू करते हैं। मैं लेट्स टीच। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आपको पता है कि भगवानों में ज्यादातर जो भगवान थे वो बादशाहों के घर पैदा क्यों होते थे? कुछ बता सकते हैं आप? अभी आप इसको कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू ना बनाएं, आप बाद में बता दीजिएगा और बाद में सवाल कर लेंगे। नहीं, मैं अभी आप सीधा सीधा रहना है, मैं रीजन जाके बता। शेयर भी कर सकूं, मैं इज्जत रख सकूं। आपको पता नहीं है मेरे साथ क्या क्या हो चुका है, मैं कौन कौन से कबीलों में मुझे बताया गया कि मैं उनके साथ बिलोंग करता हूँ। अभी आप उधर ना जाना यार, छोड़े फिर बात, मुझे आप जरूर बताइए। मैं जाएंगे नहीं, मैं तो ठीक। सिर्फ ये बता रही हूँ कि कुदरत जो है एक ऐसे शख्स को ऐसी जगह पैदा करती है कि आगे, क्योंकि किसी गरीब आदमी की बात को सुनने वाला नहीं होता, तो उनको अमीरों के घर या ऐसी एनवायरनमेंट में पैदा किया जाता है जिसके पीछे दुनिया ने चलना होता है। ये मैं बता रही हूँ, जो मैंने मतलब सोचा कि ये लोग बादशाहों के घर क्यों पैदा होते, गरीबों के घर क्यों नहीं पैदा होते। फिर मुझे ये अंदाजा हुआ, फिर नॉलेज हुआ कि नहीं, ये इसलिए कि अगर कोई गरीब इंसान कोई बता रहा होगा, नॉलेज दे रहा होगा आपको, तो वो कहेंगे चल बे, चल 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 अपने घर जा। और अगर कोई बादशाह का बेटा या कोई ऐसे सिचुएशन हेल्थी मतलब घर से हो और पीछे थोड़ी सी पुष्ट बनाई हो, तो उसकी बात थोड़ी सी सुन भी लेंगे, फिर समझ भी आने लग जाएगी, फिर वो फेवर करने शुरू हो जाएगा, फिर उसके पीछे लोग लग जाते। तो इसलिए अपने आप को आप स्पेशल हमेशा समझें, ये बताना था मुझे। यस बॉस, नो प्रॉब्लम। ठीक, समझ गया। एक सवाल है मेरा, वो अभी आप कह रहे थे कि मैं बस यही सोचता हूँ कि मैं भी यही सोचती हूँ कि इनको माफ कर दो परवरदिगार, उनको नॉलेज नहीं, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन सी बात। लेकिन मुझे थोड़ा सा आंसर करके जरूर जाइएगा, मैंने सबसे पूछना है और सबसे पूछूंगी और सबसे पूछा भी है जिससे भी मेरी मुलाकात हुई है कि झूठ का रीजन क्या है। हर तालीम है घर में, सब्र का सिचुएशन भी सिखाई जाती है, बताया जाता है कि बेटा यहाँ सब्र करना है, ये है वो है, सारा आपको तमीज सिखाई जाती है, अपने रिलीजन के थ्रू सिखाई जाती है, स्कूल के थ्रू सिखाई जाती है, बहुत सारे लोगों के थ्रू सिखाई जाती है। तो फिर ऐसा क्या है कि हर दूसरा आदमी झूठ बोल रहा होता है? मतलब सब तो नहीं कहूंगी मैं, 20% निकाल दें आप, 80% का आप रेशो लगा लें। ऐसी क्या, ऐसा कुछ क्या हो रहा है जिसके ऊपर आपकी नजर होगी, ऑफ कोर्स सोचते होंगे आप भी, तो मुझे कुछ बताएंगे कि क्या है? खौफ, fear, fear of judgment, fear of rejection, fear of everything. This is nothing else. खौफ, खुदा क्या कहते हैं, अपने अंदर से निकाल दो, खौफ निकाल दो बस। खौफ सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा इंसानों का। खौफ से खौफ खाना हमेशा चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ खौफ डराता है। पता है, मैं कराची में रहता हूँ ना, मुझे डर लगता था कि मुझे कोई मार देगा। मैंने वो निकाल दिया, भाई मरना तो है भाई, मर जाना, कोई मसला नहीं, मार दे भाई, कोई आएगा मारने, अच्छा भाई मार ले भाई, ले ले भाई, खुश रह तू। फिर मुझे खौफ था कि मेरे बच्चों को मार देगा, वो मैंने बड़ी मुश्किलों से निकाला। मैंने कहा अच्छा भाई मार लो, तुम जब टाइम आएगा तो उनका भी टाइम आ जाएगा, मैं कुछ कर तो नहीं सकता। और कौन सा खौफ है? अब मुझे सिर्फ सांपों का खौफ रह गया। मैं कभी कभी मिल लेते हैं तो उनसे मुलाकात कर लेता हूँ, हाथ में पकड़ लेता हूँ। ख्वाब में मिलते हैं क्या? नहीं, कहीं चला जाता हूँ, किसी पार्क चले गया, जू चले गए, कोई ख्वाब में तो नहीं आते सांप। तो क्योंकि मुझे खौफ है ना, मैं नहीं चाहता मुझे खौफ हो। और फिर मुझे हाइट्स का खौफ है, तो मैं अभी गया था वहाँ पे दुबई में, तो वहाँ पे एक बिल्डिंग थी ऊंची, उसमें नीचे सब नज़र आ रहा होता, मैं जानबूझ के कोशिश करता रहा कि मैं जाऊँ उसके ऊपर, चक्कर आने लगते हैं ना। तो सब कॉन्शियसली प्रोग्रामिंग है, मैं उसको अनप्रोग्राम करना चाहता हूँ कि भाई मुझे पता है कि मुझे इससे डर लगता है, तो मुझे उसको सामने जाना है। 2-4 दफ़ा 10 दफ़ा जाऊँगा, 20 दफ़ा जाऊँगा, 100 दफ़ा जाऊँगा, खत्म हो जाएगा। कब तक रहेगा कम वक्त,
कब तक अंदर आराम करके बैठेगा, बाहर आ भाई, अंदर जान छोड़ मेरी खौफ से। तो बस मुझे ये खौफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई खौफ बचा नहीं। क्या होगा, भूखे रहने का खौफ खत्म हो चुका है, पैसे जाने का खौफ नहीं है, कभी था ही नहीं। अम, कोई इतनी ख्वाहिशात ही नहीं है कि भाई इस चीज़ का, ख्वाहिश का खौफ तकरीबन सारे चले गए। मुझे नहीं मालूम कि अब कौन से खौफ बचे, सामने आएंगे तो नजर आएंगे। और डर लगता है तकलीफ से कि जी कोई अगर मारेगा, जैसे आप टॉर्चर करते हैं, तकलीफ का खौफ आता है। लेकिन बहरहाल जब वक्त आएगा तो मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मुझे उस इम्तिहान से भी पास करा दीजिए। मेरी एक जहन में ख्वाहिश है कि हम कुछ ऐसे, आप कुछ ऐसी कोई अरेंजमेंट अगर कर सके, क्योंकि मेरे पास वो सारा कुछ है नहीं है वसाइल। मैं मतलब बोल तो सकती हूँ, परफॉर्म भी कर सकती हूँ, ये सारा कुछ प्रैक्टिकली बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा था कि एक छोटे छोटे स्केट्स ऐसे बनाए जाएं जिससे लोगों का दिल का खौफ और मकफाते अमल जो रिटर्न होके आपकी तरफ आता है, वो इन छोटे छोटे खाकों के ऊपर मैं काम करना चाह रही हूँ बहुत अरसे से मेरे जहन में। तो क्योंकि अगर हम लोग ये छोटे छोटे खाके नहीं डालते, डेली बेसिस पे उनको नहीं देखते, वो तो मिसालें हैं एक किस्म की जो मेरे जहन में उतरती हैं और मैं चाहती हूँ कि वो, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे हूँ, मैं नहीं कुछ कर सकती। तो मुझे थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होगी कि हम, जैसे कि आप यूट्यूब के लिए और अपने फेसबुक के लिए करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा स्किट्स बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें एक ऐसा सिलसिला भी बनाएं जिससे हम लोगों के अंदर से ये झूठ और ये फ्रेब और छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना बिला वजह, जरूरत नहीं है। आप कब आ रहे हैं, कितने बजे आना है, उसको भी बहुत लंबा करके चाचा की मामा को, बहन ने, बाजी ने ये कह दिया था, ये नहीं कहना कि नहीं मैं अभी नहीं आ रहा, स्टोरी कर कर आके ना बंदा यूं हो जाता। ठीक, डन हो गया। मैं आपको मैंने एक छोटी से, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो स्किट्स बनाते हैं, 2 लोग हैं, 2 या 3 लोग हैं। मैं आपको उनसे कनेक्ट कर देता हूँ। पहला स्किट 2 से 3 मिनट का आप बनवा लें, किस क्वालिटी का हो जाएगा, आपका हाथ साफ हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको और ढूंढ दूंगा जो स्किट्स बना देंगे। अच्छी क्वालिटी का मैं गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन लोग हैं जो कुछ बनना, मैं क्वालिटी पे बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ करना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी ठीक हो जाती। गाना नहीं आता, गाएंगे तो क्वालिटी बनेगी ना, पहले दिन तो थोड़ी गाने वाले बनते हैं। मैं बिलीव करती हूँ कि मैसेज ऐसा होना चाहिए कि लोग क्वालिटी और उसके ऊपर जाए नहीं, पैगाम पे जाए कि हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा नजर होनी चाहिए। और अगर उसके साथ ऑफ कोर्स अगर थोड़ा काम अच्छा हो जाए तो वेल एंड गुड के लोग अपने रिजर्व करके अपने फोन के अंदर उस स्किट्स को दूसरे को शेयर करें कि देखो ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ऐसा हो जाए। वो मेरे जहन में बहुत कुछ बना हुआ है। तो हो जाएगा। अच्छा, क्या और आपके जहन में अब क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? भाई आप इंटरव्यू कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा लोगों से, लोगों का जो दिल करे करेगा, बस गूगल जरूर करें। हाँ, तो यही इतना इम्पोर्टेंट है, एक दफा फिर उनको बताएं गूगल के बारे में कि आप हमें कनेक्ट करो, हमसे बात करो, ये चीजें यूं हैं, एक दफा दोबारा से बताएं। क्योंकि आपको पता है जो लोग जो है टूथपेस्ट का एड, इसका एड 100 दफा चलाते हैं हिप्नोटाइज करने के लिए लोगों को। जब हिप्नोटाइज हो जाते हैं तो वो जब मार्केट में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इसको तो मैं जानता हूँ, ये ले लो। पैसों का नहीं पूछता, वो चीज उठाता है और पैसे दे देता है। तो इसलिए आप उनके जहन में बार 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 इस बात को रिमाइंड करवाएं। हम दोनों डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं कि प्लीज ये करो 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 करो, क्योंकि जब तक ये डेली नहीं होगा तो वो उनके दिमाग में अंदर तक पहुंचने वाली मुश्किल काम है। पहुंचना थोड़ा देर से पहुंचेगा, लेकिन डेली बेसिस पे होना चाहिए। ये मेरा मशवरा, गलत या सही फैसला आप करें। मैंने एक ये ऐड बनवाया था, पेड ऐड, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यूट्यूब के बारे में, तो आप देखें। आप जो 5th बटन है ना राइट पे, वो दबाएंगे तो स्क्रीन शेयर हो जाएगी।
अब आप आखिरी वाला बटन दबाएंगे तो वो ऐड बड़ा हो जाएगा और हम गायब हो जाएंगे। जो राइट पे आखिरी बटन है, जो पूरा डब्बा बना हुआ है नीचे, नहीं, ये जबरदस्त एक्सपर्ट हो गई आप करके। साईं, हमारी फसलों को कीड़े लग रहे हैं, क्या करें? आसान करो। आसान करो? हैं? नहीं, आजकल तो दुबई के बड़े चक्कर शक्कर साईं, नई नई पैंट शर्ट साईं। साईं कोई हमारा भी दुबई में रोजगार करा दो साईं। आसान करो, आसान करो। चाचू ये थ्योरी समझ नहीं आ रही, समझाना कैसे करूं? आसान करो। हैं? आसान करो? छोटे, इसमें तो बड़ा मसला है, शहर भेजना पड़ेगा। उस्ताद जी आसान करो। आसान करो? वीडियो करो, आसान करो। अपनी जिंदगी की हर मुश्किल आसान करो। यूट्यूब करो, सब आसान करो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय रेहान फाउंडेशन। आवाज बंद है। इसका आपके पेज में एक जगह फिक्स, जहाँ दोस्तों की फोटो है ना, वहां पे इसको ऐड को फिट होना चाहिए। फेसबुक की प्रोफाइल पे ऑप्शन नहीं है, जो मेरी पेज है उसके ऊपर ये फिक्स हुआ हुआ है, सबसे ऊपर यही लगा हुआ है और यही चलता है। अच्छा, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? नहीं, व्यूज बहुत कम आए हैं। ये फर्स्ट मेरा ख्याल था कि वायरल होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। नहीं, वो बोलना पड़ेगा डेली डेली 5 मिनट इसके ऊपर गुफ्तगू। आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, क्योंकि इंट्रोड्यूस एक नई चीज है ना, और उनके तस्वुर में, कई लोगों के तस्वुर में भी नहीं होगा कि अच्छा हमें फोन भी मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फिर चलाने के लिए उसको बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको डेली बेसिस पर आपका ये बार बार ऊपर आना चाहिए। एक गुफ्तगू के, हम ये कर रहे हैं, ले लो फोन लो, जो भी आपने प्लान किया हुआ है उसको सारे काम छोड़ के इसको ऊपर रखें आप, क्योंकि जाहिर है समझना थोड़ा सा मुश्किल है। यस बॉस। थोड़ा सा अब हमें मेडिटेशन का भी बता दें आप प्लीज। जी पूछे। क्या कर रहे हैं आप, क्या सिखा रहे हैं, और कितना लोग सीख रहे हैं, और क्या प्लान करना चाह रहे हैं आप लोगों को? देखिए, इससे बहुत फर्क तो पड़ने वाला है। अगर बॉडी आपकी ठंडी होती है ना, मतलब सुकूनदार होती है, तो सारी बातें समझ भी आती हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए आप? मेरा इरादा है माइंड साइंस इंस्टीट्यूट बनाने का। आज मैं सुबह को, मुझे किसी ने बताया कि एक जगह मिल रही है, तो मैं वो देखने चला गया था कि भाई मैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट बना सकता हूँ। और मेरी ख्वाहिश बहुत साल से कि मैं विपाशना सेंटर बना सकूं। मसला ये कि विपाशना सेंटर वाले जो हैं वो टस से मस नहीं होते कि हमारे तरीके से ही आपने विपाशना करानी है, हमारा ही फिलॉसफी होगी, हमारी चीज़ होगी। तो वो बहुत पोजेसिव हैं, और फिर अगर आप कोई और प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको विपाशना नहीं करने देंगे। अगर आप OAL फॉलो करेंगे तो नहीं करेंगे, आप ये करेंगे तो नहीं करेंगे। हर चीज़ उनके पास बहुत ज़्यादा इफ़ एंड देन, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट है। बहरहाल मेरा इरादा ये है कि मैं दोनों बना दूंगा। मैं बोलूं? जी बोले। विपश्यना एक कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि वो ब्रेथ के थ्रू आपको कहीं और पहुंचाते हैं, लेकिन उसके साथ अगर मतलब अलग से कुछ वो अपने इंटरफेयर नहीं करने देंगे। 2500 साल हो गए, गड़बड़ नहीं होने देते। देखिए, विपश्यना एक तो है कि विपश्यना करना, अब विपश्यना बहुत सारे लोग कराते हैं और सही कराते हैं, लेकिन जो गोयनका जी का विपश्यना का सेंटर है ना, धम्मावाल, उन्होंने वो गोयनका जी, अभी मैं जब गया तो मुझे गोयनका जी के एक बहुत पुराने, जिन्होंने डैलिस का सेंटर, अमेरिका का पहला तो नहीं था, अमेरिका का बड़ा, सबसे बड़ा सेंटर डैलिस का है। सबसे पहले तो जो है ना वो ये जो बॉस्टन के पास वाला है ना, सबसे पहले वो खुला था।
और उसके बाद डायलिस का जो है ना वो VVIP सेंटर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे कमरे हैं, ओ माय गॉड कमरे हैं अमेजिंग। तो 100 कमरे हैं वहाँ पे मेडिटेटर्स के लिए, और हर कमरे में बेहतरीन सर्विस है, टॉयलेट अटैच्ड है, ओ माय गॉड सर्विस। तो वहाँ मैं जब गया तो मुझे वहाँ से पता चला कि जब इन्होंने शुरू किया था गोयनका जी ने, तो ऐसे नहीं करते थे, 10 दिन का कोर्स ही नहीं होता था, 3 दिन का कोर्स होता था। और फिर उन्होंने 3 दिन का कोर्स को मॉडिफाई किया, उन्होंने बहुत सारी मॉडिफिकेशन करी जो उनके हिसाब से सही थी और सही थी। और फिर वो रिकॉर्डिंग पे बिलीव नहीं करते थे, तो किसी उनके स्टूडेंट ने ज़बरदस्ती रिकॉर्डिंग करवाई, रिकॉर्डिंग, फिर रिकॉर्डिंग्स अगर आज नहीं होती तो पूरा विपाशना का सिस्टम ही नहीं बनता। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनकी वजह से मैं मेडिटेशन करना शुरू करी, और उनका प्रोसेस बहुत अच्छा है, अमेजिंग प्रोसेस है, अमेजिंग सिस्टम है, कोई डाउट नहीं है। और उसके अंदर वो मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते, उस पर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो मैं गोयनका जी के जो 2 बच्चे हैं उनसे इन टच हूँ, और मैं बहुत साल से कोशिश कर रहा हूँ। एक देखिए, टाइम जब तक नहीं आता ना किसी चीज़ का, वो नहीं होती, चाहे वो आप कोशिश कर लें, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे मुल्क की तकदीर ने अच्छा होना है जब भी होना है, सरकमस्टेंसेस ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। कोरोना भी तो किसी ने बुलाया नहीं था, हो गया, टाइम आ गया। तो यूएई में सब जगह, पूरे अरब में, यूएई कहते हैं ना, सिर्फ यूएई में होता है, अरब कहते हैं, पूरे अरब में आपको विपश्यना सेंटर मिलता है? नहीं मिलता, वहाँ पे भी नहीं है। नहीं, दुबई में है, अबू धाबी में है, नहीं है। जो कराते हो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके साथ गया था, और सेंटर नहीं है, कैंप लगता है यूएई में, एक रिजॉर्ट किराए पे लेते हैं वो, और उसके अंदर कराते हैं साल में 4 दफा। सेंटर नहीं है, सेंटर होना अलग चीज होती है, कैंप लगाना अलग चीज होती है। लेकिन कहने का मकसद ये कि वहाँ है पूरे अरब में। और उसके लिए जो कराची के अंदर या पाकिस्तान में जो सीनियर विपश्यना के साथ लोग हैं, वो किसी वजह से यहाँ नहीं करवाते, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं करवाते। अब उनको मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन बहुत कोशिश नहीं करी, थोड़ी सी कोशिश करी, शायद 20% कोशिश करी। अगर मैं उनको बार बार मिलता रहूँ तो मुझे यकीन है मैं उनको कन्विंस कर सकता हूँ कि भाई वो कैंपिंग शुरू कर दो। किसी वजह से नहीं, अभी तक टाइम नहीं आया पाकिस्तान में। बहरहाल ये बॉटम लाइन। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान में विपश्यना सेंटर बनाएं, मल्टीपल बनाएं, एक नहीं, एक तो 250 मिलियन का मुल्क है भाई, बहुत सारे चाहिए। तो एक नॉर्थ में बनाएं, एक कराची के पास बनाएं। मैंने जैसे कहा ना कि मैं पैसे भी बोनी भी दे चुका था, 7% की बोनी दे चुका था, और वो बंदा भाग गया। वो मैंने सेंटर खरीद लिया था कि ये मैं खरीद के दे रहा हूँ, गिफ्ट कर रहा था, वो बंदा गायब हो गया। अब उसके बाद से मैंने जिसके थ्रू कराया था उसको बोला भाई दिलवा दो मुझे कोई, मैं दिला दो। कल रात की बात है, मैं अपने भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा आपको लेना है फार्म हाउस, एक मिल रहा है। तो मैंने कहा कितने का, कहता है इतने का है। मैंने कहा अच्छा सुबह चलते हैं देखने। मैं सुबह चला गया देखने, लेकिन वो बना हुआ नहीं है, वो उस लायक नहीं है कि वहाँ पे विपश्यना सेंटर बनाया जा सके। तो मेरी पर्सनल दो ख्वाहिशात हैं। एक कि मैं अपना माइंड साइंसेस सेंटर बनाऊंगा, जिसके अंदर हम सिर्फ विपश्यना पे काम नहीं करेंगे, बल्कि माइंड साइंसेस और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे आपके पास मीटर रीडर है, बहुत सारी साइंसेस हैं, और हम एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जिसमें सारी दुनिया से लोग आएंगे, रहेंगे, जो भी स्पिरिचुअलिटी पे काम करते हैं लोग वो आए। ओपन सेंटर होगा, क्योंकि बहुत सारे जो मुल्ला हैं या जो मुसलमान जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको इग्नोरेंस है, वो कभी उनको आइडिया नहीं है कि ये सब क्या होता है। तो मैं जो क्लोज्ड एनवायरनमेंट होता है, जैसे मैं हूँ, मैं एक खुली किताब की तरह हर चीज़ लाइव करता हूँ, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो लोग मुझसे डरते हैं और जो सीरियसली डरते हैं वो आके लाइव देख लें। भाई ये एक, वो तो हर चीज़ दिखा रहा भाई, छुपा ही नहीं रहा। मेरे घर के अंदर आके नहीं देखने की जरूरत, तो मेरा घर ही मैंने फेसबुक पे डाल दिया, देख लो भाई, जिसको तो देखना देख लो। तो अब सेंस ऑफ फियर भी है। फियर इसलिए नहीं है, बल्कि फियर इसलिए कि बहुत ज़्यादा मैं ओपन हूँ, मैं हर चीज़ वीडियो लगा देता हूँ, तो लोग ज़्यादा डरते हैं कि यार ये तो मेरी बात को बता देगा, ये डरते हैं, इतना ओपन हूँ। तो मेरी इस बात से लोग घबराते हैं, मुझसे लोग नहीं मिलना चाहते, बहुत सारे डरते हैं कि ये तो बता देगा, सबको बता देगा, या तो ये वीडियो बना देगा, बहुत सारे लोग घबराते हैं। लेकिन अब मैंने कहा ना, हज़रत करोना अलैहिस्सलाम का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से इतने लोग स्ट्रीम यार्ड पे, जूम पे, वीडियो पे आ गए, जिनको मैं कब से कह रहा था
हाथ जोड़ के कह रहा था, देखो तुम्हारा इल्म बहुत खजाना है तुम्हारे पास, प्लीज वीडियो बना दो, मर जाओगे, चला जाएगा, कंटेंट रह जाएगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। तो मेरी जो मेहनत थी इतने साल की वो अब कारआमद हो रही है, क्योंकि मैंने छोड़ा नहीं किसी को। मैंने अमीर ने नहीं करा ना, मैंने गरीब के साथ काम शुरू कर दिया। वो गरीब ने नहीं करा, मेरे साथ जो आ जाता है मेरे साथ। मेरे पास वो नहीं है कि तुम यहूदी हो, तुम नसरानी हो, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, मेरे पास सब। हाँ, झूठे हो गए नहीं करूँगा काम। और जैसे आप अभी अरशद को बता रही थी कि तुम कमिटमेंट के पक्के नहीं होगे, मैं अपना टाइम क्यों ज़ाया करूँ? जब तुम ही खुद नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारे साथ क्यों अपना टाइम ज़ाया करूँ? जो कमिटमेंट का पक्का होता है मैं उसके साथ डबल पक्का होता हूँ। बस ये मेरा क्राइटेरिया है कि आपको मैं 4 आने दूंगा, ये 4 आने का जाके टॉफी ले आओ। 4 आने लेके गायब हो गए तो अच्छा है, मेरे 4 आने भी ले जाओ तुम और चले जाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं। टॉफी लेके आ जाओगे तो कहूँगा 10 आने दूंगा, कि जब 10 आने की टॉफी ले आओ। तो जब तुम आते रहोगे, ट्रस्ट बिल्ड कर लोगे, तो फिर मैं तुमसे बड़ा काम, उससे बड़ा काम, उससे बड़ा काम देता रहूँ। बहुत सारे लोग जो हैं 10 रुपए लेके गायब हो जाते हैं, वो 4 आने पे वापस आ जाते हैं। तो ठीक है, अभी तक माशरे की औकात 10 रुपए की है, चलो भाई 10 रुपए का काम कर लेते। जब ज्यादा की आ जाएगी तो ज्यादा वाले अल्लाह भेज देंगे कि इनके साथ काम कर लो। तो मैं अपना काम मगन हूँ, कर रहा हूँ, और मैं सो ही नहीं पाता ज्यादा। मुझे धक्का मार के उठा दिया जाता है, आप उठ जाए भाई, आप किस लिए सो रहे ज्यादा, और आप उठे अपना काम करें। मैं हैरान हो गई, मैं पूछने वाली थी आपसे कि आप सोते कब हैं? मुझे जब नींद आती सो जाता हूँ, और जब आँख खुल जाती मैं उठ जाता हूँ। मेरा मजा ये है, मैंने आपके काम है वो मुझे अल्लाह ने ट्रेनिंग करवा दी। मेरी ट्रेनिंग इस तरह की हो गई, मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं। मेरे 16 अमेरिका के वीज़ा रिजेक्टेड है, मेरा सारा बिजनेस अमेरिका में है, और मैं अमेरिका नहीं जा सकता। तो मुझे ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में रखा गया कि आप अमेरिका नहीं जाएंगे, आप अमेरिका का बिजनेस पाकिस्तान में बैठ के चलाएंगे। अच्छा भाई, चलाते हैं। 11 साल मैंने उस बिजनेस को $multi-million बिजनेस बनाया, पाकिस्तान से बैठ के। अमेरिका नहीं जा सका मैं 11 साल। मेरे कस्टमर कहते थे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, झूठे मक्कार हो। मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। अच्छा मक्कार हो तो वीडियो कैसे आ रही है भाई मेरी? हेलो हेलो आवाज आ रही है? तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी उनके लिए। उनको इस तरह से मेरी ट्रेनिंग हुई। तो मेरी ट्रेनिंग हुई है, मैं बनाया गया हूँ इस कोरोना के टाइम के लिए और इस एरा के लिए, क्योंकि मेरे लिए मैं व्हाट्सएप पे, मैं मोबाइल पे पिछले 15 साल से, 10 साल से, जब से स्मार्टफोन आया है या जब से ईमेल है, जब से इंटरनेट आया है, मैं उस पर जिंदा हूँ। मेरी एक असिस्टेंट, मेरे पास एक लड़की काम करती थी, उसका मैंने इंटरव्यू किया। वो मेरे पास 24 साल पहले काम करती थी। तो मैंने उसका इंटरव्यू किया और मैंने कहा मुझे तो याद नहीं है मैं कैसा आदमी था, तुम बताओ। कहते आप उस वक्त भी घर में बैठे हुए काम कर रहे थे, हम ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे, आप हमें मैसेज करते थे, हम काम करते थे। तो मैं तो 25 साल से ट्रेंड हूँ कि मैंने रिमोटली काम करना है, घर से काम करना है। तो मैं तो डिज़ाइंड ही इसलिए था, और मैंने लोगों को सिखाना है। मुझे अब इरिटेशन नहीं होती सिखाते हुए, मैं आराम से बैठ जाता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है। गुड, अगर मुझे कोई कहना रेहान भाई मैं $10,000 दूंगा, आप मुझे कंसल्टिंग कर देंगे, नहीं यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे ये बोलते रेहान भाई फेसबुक का अकाउंट बना देंगे मेरा, मैं हाँ मैं अभी आ जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं अजीब इंसान हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता, मैं पागल हूँ क्या, चक्कर क्या है मेरे साथ। तो मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ। आज हमारी एक मिनिस्टर का मैसेज कॉल आई, कहने लगी कि रात के 11:30 बजे कॉल आई। तो कहती मैंने आपको फ़ोन किया था, आपने उठाया नहीं। मैंने कहा मैं बाजी मैं सो रहा था। तो हैं ये कौन सा सोने का टाइम? मैंने कहा बाजी मैं इसी वक्त सोता हूँ। तो मैं जब नींद आई सो जाता हूँ, जब आँख खुल जाती उठ जाता हूँ। अच्छा चलें अब कब उठेंगे? मैंने कहा भाजी पता नहीं, आप बताएं काम क्या है, मैं क्या करूँ? कि वो प्लान दिया था आपने, मैंने कहा आपको कल सुबह भिजवा दूँगा इस तरह से। तो बात कब होगी? मैंने कहा जी मैं उठूँगा तो आपको मैसेज कर दूँगा, आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब उनका पूरा प्लान मैंने बना के दिया। मैंने कहा वो कुछ और कह रही थी, मैंने कहा नहीं, आप, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आपको जानता हूँ, आप ये काम ही ना करें, आप ऐसे ऐसे कर लें तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, मतलब बिलियंस का फ़ायदा होगा हम अगर ये काम इस तरह से कर लें। मैंने कहा ठीक है ऐसे कर लेंगे। कमाल है यार, बात मान रही थी। और यू नो ताओइज्म के अंदर बहुत से अंदर बहुत सारे दफ़ा मुझे अपने आप को धक्का देना पड़ता है। मैंने पढ़ा है कि भाई चॉप वुड कैरी वाटर, चॉप वुड कैरी वाटर। अपना काम करो भाई, तुम छोड़ो दूसरों को, चॉप वुड कैरी वाटर। तो मैं अपना
भी काम कर रहा हूँ, बुलावा आ जाएगा तो चला जाऊंगा। बार बार कहता हूँ भाई बुला लो यार, थक गया हूँ भाई, खुदा के वास्ते छुट्टी दे दो, मैं थक गया हूँ, कब तक करता रहूँ, समझ नहीं आती। लेकिन ये क्या है, चलो जब आएगा चले जाएंगे। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर दें, जो आपने 3 जगह पे विपश्यना किया था ना। अच्छा, तो विपश्यना को मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ कि मैं क्यों गया। कि मैं पूरा सवाल कर लूं आपसे। विपश्यना का एक तो स्टोरी आप सुनाएं, दूसरे ये बताएं कि आपको एक्सपीरियंस जो आपको रखा गया, जो खामोश और ये वो सब प्लीज बताइएगा, ठीक है। जब मेरी एक दोस्त मेरे पास काम करती थी, पहले तो दोस्त नहीं थी, दोस्ती हो गई, वो मेरे पास 4 साल पाकिस्तान रही, हंगेरियन थी। तो उसकी वजह से मैं आज बहुत, मेरी ज़िंदगी में उसने बहुत इम्पैक्ट डाला। उसने मुझसे सवाल किया कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। उसने हमारी ट्रेनिंग कराई थी, उसको भेजा गया था कि भाई आप जाएं और आप करें, मतलब भेजा गया था, ये नहीं कि किसी एजेंट ने भेज दिया था, किसी एजेंसी भेजा था, अल्लाह ने प्रोग्राम किया था कि भाई ऊपर से हुक्म आया था कि भाई इस तरह से। वरना कहाँ ऐसे ख़राब हालात थे, ब्लॉन्ड लड़की पाकिस्तान में घूमती फिर रही है, समंदर पे योगा करा रही है पब्लिक को, सब परेशान, ये क्या चीज़ आ गई भाई, ये कौन। तो खैर, तो उसको उसको विपासना करनी थी। तो उसने कहा कि रेहान तुम भी चलोगे। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जा रहा। मैंने कहा होता क्या है, हमने इंटरनेट पे ढूंढा, कहीं मिला ही नहीं विपासना क्या होती, कोई वीडियो नहीं थी। मैंने कहा ये कैसी चीज़ है जिसके बारे में यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं है, चलो मैं वीडियो बनाऊंगा, चलते हैं। तो मैं चला गया दुबई। मैंने सोचा भी जाऊंगा, तीसरे चौथे दिन में उड़ने लगूंगा, फ्लोटिंग शुरू हो जाएगी, कुछ पावर आ जाएंगे, वैसे ही मेरे ऑफिस में एक लड़का था, वो कहता है भाई आप पीर होते जा रहे हैं, क्या चक्कर है। मैंने कहा और बड़े पीर बन के आएंगे। अच्छा चलो ट्राई करते, चले गए। तो 2-3 दिन तक तो मैं यूं यूं करके देखता रहता, को उड़ रहा है नहीं उड़ रहा, मैं उड़ रहा हूँ नहीं उड़ रहा हूँ, अभी तक कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ कोई मैजिक पावर्स ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या चक्कर है, इतनी सारे बैठे हुए हैं। 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा मैं बैठ नहीं सकता था, अभी यूं हो रहा हूँ, अभी यूं हो रहा हूँ, आए हुई आवाजें आ रही हैं अंदर से। तो बहरहाल, अच्छा जो मेरे साथ साथी थे एक, वो बोलते रहते थे हर वक्त कमरे में। मैं कहता भाई प्लीज मुझसे ना बोलो, मुझे बोलना मना है, मेरे साथ क्यों बोल रहे हो। तो खैर वो एक बड़े आदमी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो बोलते रहे, उनसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरा अच्छा, बहुत 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 अच्छा टाइम जिंदगी का गुजरा उस 10 दिन, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। जिंदगी में पहली दफ़ा 10 दिन तक मैंने बगैर फ़ोन के गुजारे, बगैर किसी के गुजारे, बगैर किसी चीज़ के गुजारे। फिनोमिनल टाइम, मज़ा आ गया। खाना इतना मज़े का वो देती थी, और मोटा आ जा आदमी। और वो होता था राजस्थानी खाना मिलता था, मज़ा आ खाना, मुंह में पानी आ रहा है सोच सोच। और बेस्ट वेकेशन ऑफ माय लाइफ कि 9 दिन कोई बात करने वाला नहीं, कोई तंग करने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं। वो बस जो हमारे रमेश भाई हैं जो ऑर्गेनाइजर हैं, वो मैं लेट के मैं लेट जाता था कमरे में जाके, आते थे ये क्या हो रहा है, मैं मेडिटेशन करूँगा। लेट के नहीं होती, कट के बैठो। लेट के मेडिटेशन नहीं होती भाई, उठ के बैठो। तो वो उठा देते थे कि नहीं गुरुजी ने मना किया है। ये तो बताएं, जब शुरू में आप पहली दफा गए तो आपको अंदाजा था कि आपका फोन छीन लिया जाएगा, आपकी जुबान को बंद कर दिया जाएगा, आंखों को कहा जाएगा झुका के रखो, किसी की तरफ देख रहे, ये सब कुछ हुआ आपके साथ? ये और कैसा कैसा फील हो रहा था जब आप किसी की तरफ देख भी नहीं सक रहे थे? घबराहट थी कि भाई फोन ले लेंगे और कुछ किताब नहीं होगी, कोई बुक नहीं होगी, ये कैसे होगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँगा। लेकिन जब वादा कर लिया अपने आप से कि करना है तो बस करना है। तो फिर मैंने कहा ना, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन के बाद तो मुझे तो मज़ा आने लगा कि भाई ऐश, कुछ कर रहे नहीं, अच्छी तरह नहाओ, खुशी से नहाओ, कोई तंग नहीं करता, कोई कुछ तो नहीं, घंटी बजी टोंग, चलो भाई खाने का टाइम हो गया, फिर टोंग, फिर काम का टाइम हो गया। इतना अच्छा स्ट्रक्चर मैंने ज़िंदगी में कोई नहीं देखा था। मैंने तो प्लान किया कि मैं एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी सारा काम ऐसे ही होगा, घंटी बजे करेगी, इस तरह होगा, इस तरह। मतलब मेरे दिमाग तो और कहीं जाना शुरू हो गया कि भाई उसको कॉपी करना कैसे है, मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, मेरा बस नहीं चलता मैं सबको बता दूँ। तो बहुत अच्छा था। फिर वहाँ पे हमारे अब्बा को इश्तियाक था कि उनकी कागज़ की फैक्ट्री होनी चाहिए, पूरी फैक्ट्री डिज़ाइन हो गई मेरी एक दिन में वहाँ पे।
ऐसे होगा, नाम ये होगा, कॉर्पोरेशन ऐसे बनेगी, सब कुछ करके मैंने फाइल मैंने सोचा था बना के दे दूंगा, ये लिए आपकी फैक्ट्री अगले महीने लग जाएगी, एवरीथिंग वहाँ प्लानिंग हो रही है। बहरहाल तो मैं उड़ा भी नहीं, कोई सुपर पावर भी नहीं आए, एक एक्सपीरियंस हुआ बड़ी मुश्किल से। अच्छा 1 घंटे की भी मैं पूरा 10 दिन में एक दफ़ा भी 1 घंटा नहीं बैठ सका। और एक हुआ कि भाई मुझे लाइट नज़र आई, लेकिन मैं ज़्यादा ही मेरा दिमाग सख्त है, मुझको आज तक कोई मेडिटेशन से कोई कुछ नज़र वज़र नहीं आया। वो लाइट शायद अभी तक बत्ती जलने को तैयार ही नहीं हो रही, पता नहीं कब जलेगी। तो बहरहाल बत्ती आपकी जली हुई है। अच्छा बत्ती तो जली हाँ नहीं, कमरे की नहीं कह रही आपके दिमाग की बत्ती जली हुई है लेकिन बस वो एक्चुअली इसका मुंह कहीं और है, बल्ब ठीक का। है, आप ठीक कर दीजिएगा ना, आपको भेजा है परवरदिगार ने। आप मेरे हाथ में चढ़ेंगे तो कुछ हो सकेगा ना, तो आपको तो बाकी फंसा के बिठा के कराना पड़ेगा, बांध के करा, वो यहाँ रखनी पड़ेगी मुझे, यहाँ ऐसे चलो सांसें ऐसी करनी है। तो वो बहुत खराब स्टूडेंट हो, बहुत खराब स्टूडेंट। खैर तो आप तंग थोड़ी देर के बाद ना आपके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, आप फील ऐसा करते हैं, क्यों? पूछना था मुझे आपसे। बोरियत होने लगती है हर चीज से ना, और आप जब उस दिन एक्सरसाइज करा रही थी, वो तो मैं थक गया था बहुत ज्यादा, मुश्किल होती, नाक मेरी बंद रहती है हर वक्त, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो मुश्किल हो रही थी, इसलिए आपको फील हो रहा होगा। जबरदस्ती कर रहा था अपने साथ, तो मुंह तो बनेगा ना, जैसे एक्सरसाइज करते हुए मुंह बनता है। नहीं, वो कोई मसला नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम, तो सबका, मेरा भी बनता है, ऐसी बात नहीं है। इतनी एक्सरसाइज के बाद भी यहाँ पे सारा ड्राई हो जाता, तो वो अलग चीज है, लेकिन आपका जो बॉडी लैंग्वेज था वो टोटली डिफरेंट था उससे लेकर उस तक। तो मैंने कहा किसी वक्त उस दिन बहुत ज्यादा थी और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं आपकी लाइन काट दूं और बंद कर दूं और भाग जाऊं, बहुत मुश्किल से हो रहा था। तो बहरहाल फिर करेंगे कोशिश इंशाल्लाह, जब टाइम आएगा ना, जब हो जाएगा। आप बस बहुत फ्रेश हो और सिर्फ इसीलिए हो, और कोई काम ना हो आपको, और चाहे मतलब वहां वो ना करें पूरा, थोड़ा सा कुछ और कर लें। मैं आपको लाइट तो दिखा के इंशाल्लाह, है ना आपके पास बल्ब पीछे की तरफ खुला हुआ है, थोड़ा आगे की तरफ आप तो खुद देखेंगे और करवा देंगे, बस आपने बैठना है फ्रेश होके, थके नहीं आप। बाहर मैं कहानी पूरी कर देता हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। मेरे ख्याल में बंद हो जाएगी खुद ही 2-3 मिनट में। अच्छा चलो फिर जल्दी से बोलें, क्या बोलना है। तो बस फिर मैंने 10 दिन का किया, आई एंजॉयड इट, आई लव्ड इट, कुछ नहीं हासिल हुआ। जब घर आ गए 3-4 दिन गुजर गए, तो अब भाई मुझे क्या हो रहा है कि मैं अपनी अलमारी खाली कर रहा हूँ और सारा सामान खाली करके कूड़े में फेंकना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी कहें ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने कहा मुझे जो चीज़ नहीं चाहिए मैं क्यों रखूँ, मैंने सफाई करना शुरू कर दी। और फिर मैंने कहा अच्छा कुछ तो हुआ है बच्चों अंदर से जो अब असर आ रहा है। तो 2-3 महीने के बाद मुझे बहुत असर आना शुरू हुआ, चीज़ें नज़र आना शुरू हुई कि भाई मुझे कुछ हो रहा है। फिर मैंने आके वीडियोस बनाई, समझाया लोगों को मेरे अंदर। उसके बाद विपाशना के बाद मैं जब नमाज पढ़ने जुम्मे की गया, तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में पूरी खुतबा बगैर हिले सुना। मेरी जो नमाज थी वो बहुत क्वालिटी उसकी ज़बरदस्त हो गई, दिमाग इधर उधर भागता रहता है ना नमाज में, कोई नहीं भागने दिया मैंने। फिर दिमाग, हाथ नहीं हिलता है, हम खुजा रहे ये कर रहे, कुछ नहीं हिलाना है। वो भाई मेरी नमाज इतनी ब्यूटीफुल होने लगी, मुझे लगा कि ये तो मज़ा आ रहा है, नमाज ऐसी होनी चाहिए। तो then I started saying to everyone कि भाई आप भी करें और नमाज आपकी अच्छी हो जाएगी। फिर मैंने हमारे जो दोस्त हैं मुफ्ती फैसल जपान वाला, एक्चुअली मैं जिस दिन वापस आ रहा था वो मुझे एयरपोर्ट लेने आ गया, या कहने लगा मैं हिल पार्क पे हूँ आप वहाँ आ जाए। मैं वहाँ गया तो वहाँ उसने 5 लोगों के दरमियान बिठाया, आप क्या करके आए मुझे बताएं। मैंने उसको बताया, वो क्यूरियस हो गया। अब वो 9 दफ़ा जा चुका है या 7 दफ़ा जा चुका है करने के लिए, और वो 20 दिन की करने जाता है। अच्छा फिर ये हो गई। फिर मैं श्रीलंका गया एक कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पर मेरे साथ एक हमारे साथी हैं थे, वो थे, तो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनको मैं किसी तरह से करा दूँ। तो वो होता है ना, आपको पता चल जाए फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे हर एक को पता कर बात करे, हर ये भी कर ले ये भी कर ले। तो खैर मैंने उनसे पूछा
कि आप प्लीज़ उनको फ़ोन करके पूछें, 2 की जगह है तो हम दोनों चलते हैं। तो हमको वहाँ जगह मिल गई, 3 दिन पहले हमें अपॉइंटमेंट मिल गया कि आप आ जाएँ, और मैं चला गया, और उनको भी जगह मिल गई, मुझे मिल गई, मेरी बीवी बच्चे सब मेरे साथ थे, उनको मैंने पाकिस्तान भेज दिया। हमने श्रीलंका में करी, वो भी बहुत अच्छा सेंटर है, वहाँ भी बहुत मज़ा आया। पहले खाना अजीब सा था, बहुत श्रीलंकन खाना था, बहुत ही वाहियात होता था, लेकिन फिर बाद में कोर्स आदमी खाता रहता है, अच्छा सही लगने लगता है। वहाँ पे 90 दिन एक भिक्षु ने मुझे ना 1 घंटे का गाइड किया, उसने मुझे अपना तकिया दे दिया, इस पे बैठ जाओ, और उस पे बिठा के उसने मुझे करवाई कि तुम फिर अब कर लोगे तुम। तो वो भिक्षु के तकिए पे मैं बैठा, और फिर मैंने 1 घंटा, पहली दफ़ा ज़िंदगी में पूरा 1 घंटा किया। तो फिर मेरी उससे दोस्ती भी हो गई थी काफ़ी, फेसबुक पे भी था वो। आपको क्या फर्क लगा उस कुशन पे बैठ के? कुशन नरम था तो मेरे दर्द होने लगता है कूल्हे में, मेरी जो हड्डी है नीचे की वो तकलीफ है जहाँ से आप खुलवाना चाहती है ना, वो कि स्पाइरल खुल जाएगा, उसमें दर्द है। आई सेंड यू पिक्चर राइट? हाँ, उसमें मेरे दर्द है, तो मैं बैठ नहीं सकता हूँ देर तक, मुझे हिलना पड़ता है। कहते हैं कि बोन बढ़ जाती है, तो आपको कॉन्स्टेंटली हिलना पड़ता है, तो मैं हिलता रहता हूँ। मुझे अभी मैं आधा घंटा बैठूंगा ना, तो मुझे करवट लेनी पड़ेगी जाके मेरी पोजीशन हटे, वरना मुझे दर्द शुरू हो जाता है। तो मैं 10 साल 5 साल से 8 साल 9 साल 10 साल से तकिए पे बैठता हूँ, कुर्सी पे भी बैठता हूँ, तो जाके बीच में सुराख है, जाके वो बोन हर्ट ना हो। अब आपकी जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको पता होगा। खैर बहरहाल, तो उसने कराई। फिर मैं डैलस ह्यूस्टन में था, और मुझे शौक चढ़ा कि मैं फारिग था, मैंने कहा कि मैं विपश्यना करने चले जाता हूँ। मुझे एंग्जाइटी शुरू हो गई थी, कुछ घबराहट हो रही थी, तो मैंने डैलस सेंटर को कांटेक्ट किया। पहले भी एक दफ़ा कांटेक्ट किया, तो उन्होंने, मुझे पता चला था कि है। बहरहाल मैंने कांटेक्ट किया, उस बंदे को ढूंढ के निकाल लिया जो इंचार्ज था। हाँ नहीं, उससे मैंने पहले से दोस्ती की हुई थी। फिर मैंने कहा मैं आ जाऊँ डैलस में, जगह निकाल दोगे मेरे लिए? कहता तुम अप्लाई तो करो। मैंने अप्लाई किया, तो फिर उसके बाद मैंने मैसेज किया, कहते अच्छा आ जाओ कल। तो मैं चला गया डैलस विपाशना करने, और वहाँ पे गया। बड़ा मूड था कि 20 दिन की कर लो और बेटे को भी बुला लो किसी तरह से, लेकिन बहरहाल नहीं हुआ, 20 दिन का नहीं किया, सुस्ती में रह गया मैं। एंड बस ये मेरा एक्सपीरियंस था, और मुझे कोई लाइट शाइट कभी भी नज़र नहीं आई। मेरी 1 घंटे की कभी भी नहीं होती, अभी तक नहीं हुई। और शायद डैलिस में एक दफ़ा मैंने 1 घंटे की कर ली थी। आपने कहा था ना कि भिक्षु ने अपनी सीट पे बिठाया था। मैं अपनी सीट पे किसी को बैठने नहीं देती, पता आपको? नहीं, तो मना भी होता है ना शायद, कि किसी को बैठने नहीं देते शायद। हाँ, नहीं बैठने देते। तो उसने आपको हेल्प की, आपको बैठने के लिए। वो ऊर्जा उसके अंदर, उसकी बहुत सारी ऊर्जा होती है ना मेडिटेटर की। वो अपना क्वेश्चन अपना ही होता है, ना कोई बैठता है, अलाउ ही नहीं होता। तो वो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने आपको बैठने दिया और कहा कि किसी तरह से ये बंदा मेडिटेशन कर ले। देखिए कहाँ इंसान अपनी एनर्जी तक कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। ये मेडिटेशन एक ऐसा वो है जिसको समझ आ जाती है, वो फुल जान देने को तैयार हो जाता है। वैसे आपसे ज्यादा डेडिकेटेड पाकिस्तानी मेडिटेटर में से मैं आज तक नहीं मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतनी। अब मैंने कल डोमेन खरीदा है एक नई वेबसाइट बनाने के लिए, खप्ती.com। तो तो आपसे ज़्यादा मेडिटेशन में खप्ती मुझे कोई नहीं मिला है। तो अब मैं आपकी प्रोफाइल वहाँ पोस्ट करवाऊंगा कि इनसे मिलिए, ये हैं महड बुरहानी वानो खप्ती। हम सबको खिताब खप्ती देंगे सबको। मेडिटेटर ना, हाँ मैं बहुत, मुझे इश्क है। मैंने इसके लिए सवाए सांसों, मतलब बच्चे और अपने सांस, ये तीन बच्चे और सांस, ये 2 चीजें रखी, बाकी सब छोड़ दी। कहीं मुझे कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं, हो गया नहीं तो मतलब मैं मर भी रही होती तो मैं कहती हूँ कि नहीं मेरे ये नहीं हुआ तो एक्सरसाइज तो मैं जरूर करूंगी, उससे कमिटमेंट से नहीं हटूंगी, चाहे दुनिया इधर से। अब मैं मर रही थी, मतलब मेरा रोजा है पिछले 2.5 दिन हो रहे हैं, अभी रात भी गुजरेगी। तो एकदम दिन में वो कुछ हुआ ना मुझे ऐसे, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरा माइंड को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ
और इट्स नॉट अ बिग डील। उन्होंने कहा था कि वो 65 का बंदा है, वो कर रहा है तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं अपनी ईगो को उठाती हूँ और उसको अपनी सही जगह लगाती हूँ, क्योंकि एक ईगो होती है ना कि हमसे अच्छा कौन। एक ईगो होती है कि यार कमाल है, इस पावर को वो बंदा कर रहा है तो कैसे कर रहा है, तो मैं भी चेक करूँ। आपने भी किया था, आपका कहाँ तक गया? मैंने 3.5 दिन रखा था। मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था, वरना मुझे भूख नहीं लगी थी। और 2 दिन के बाद से भूख नहीं लगती और आप में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। आप फील करने लगते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, ये तो कुछ और हो रहा है मेरे साथ। जैसे मैं बिल्कुल मेरे इस कमरे के बराबर वाले कमरे में जिम है मेरे। मैं उस कमरे तक कभी नहीं गया ज़िंदगी में, 5 साल हो गए इस घर में। और उसमें मैं जाके मैंने कभी जिम में एक्सरसाइज नहीं करी और मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। पहले दिन 10 मिनट करी, फिर 20 मिनट करी, फिर 30 मिनट करी। मैं कहा यार ये क्या हो रहा है भाई, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? चलो जब आ गए हो तो करो एंजॉय। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि मुझे पता है कि दो दो दिन पहले के मुश्किल होते हैं। उसके बाद सब यही कहते हैं, जितने भी टीचर हैं, जितने लोगों ने किया, सब यही कहते हैं पहले 2 दिन मुश्किल होती है, उसके बाद ज़्यादा भूख लगे जब तो पानी पी लिया करो, तुम्हें भूख नहीं लगेगी। 1 लीटर पानी पी लो आराम से, 2 लीटर पी लो आराम से, भूख नहीं लगती। और एंजॉय करो। एंजॉय भी करो साथ में है। मतलब आप उसने उसने डेविन ने कहा कि वो कहता है कि मैं अपने आप को इतना बिजी कर लेता हूँ कि मुझे भूख ही ना लग सके। यानी आप अपने आप को इतना मसरूफ कर लो। बिल्कुल सही है कि आप अपने आप को इतना मसरूफ कर लो, इतना मतलब दूसरे काम को इतना जरूरी समझ लो कि ये चीज खुद ब खुद ही मर जाएगी। और मैंने अपने साथ गेम ये खेली कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपने आप को कहूँ कि मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं खाना, तो फिर मैं खाऊंगी। मेरे साथ भी यही। आपकी लड़ाई शुरू हो जाती है माइंड के साथ। मैंने कहा जब भूख लगेगी खाऊंगी, इजी कर दिया। वो ना भूख लगी ना प्यास, सब में थोड़ा 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 पानी, बस वो चल रहा है। तो अब देखो कब तक चलता है। मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की, क्योंकि कमिटमेंट कर लेंगे ना तो फिर आपको निभानी ही पड़ेगी। विदाउट कमिटमेंट चलो तो जरा कंफर्टेबल चल जाता है। मेरी तो दुआ है कि कम से कम आप 5 दिन नहीं तो 10 दिन की करें, और अल्लाह करे आपको मुश्किल ना हो और आप कर लें आराम से। आपको इंशाल्लाह उससे बहुत, आपको इतना जो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि इसके बाद आपको ये पता चलता है कि आपको भूख कब लग रही है और आपका दिमाग आपको धोखा कब दे रहा है। यानी दिमाग आपको कॉन्स्टेंटली धोखा देता है, ड्रामेबाजी करता है। जैसे मेडिटेशन में होती है ना, शुरू में आपको दर्द होता है, ये ओए 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 से वो तंग करता है। तो आप तो माशाल्लाह वैसी खपती हैं, ढीठ हैं, तो आपने तो अपने आप को ट्रेन किया हुआ है। तो इसी तरह से आप इसको भी आप ट्रेन कर सकती हैं, आई एम श्योर। मजे की बात ये कि खाली मैंने इस भूख प्यास में नींद भी नहीं ना पूरी हुई थी, क्योंकि पेट में कुछ गया नहीं था, तो नींद नहीं आ रही थी। तो मुझे पता था कि मुझे नींद नहीं इसलिए नहीं आ रही कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैंने अपने आप को पकड़ के रखा। फिर मैं बस जल्दी उठ गई थी। मैं बस मेरा ख्याल है 2.5 घंटे सोई होंगी मैं, वो भी सोते जागते सोई। फिर थोड़ा सा डिजीनेस हो गई, मैंने कहा उठ उठ, अभी टाइम है। फिर मैंने अपना किया 1 घंटे का तस्बीह किया, जो मैं वॉक करते हुए यहाँ रखती हूँ ना, आंख यूं करके, और हाथ में तस्बीह होती है और नाक की सीध में यूं जाती हूँ, फिर यूं आती है और फिर तस्बीह पढ़ती हूँ। वो हो गया। उसके बाद ना थोड़ी मैं डिजी हो गई, यूं करके ऐसे फील होने लगी। फिर मैंने कहा नहीं, ये माइंड कर रहा है मेरे साथ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं ये हूँ। मैं आगे 15-20 मिनट यहाँ लेट गई। मैंने कहा बीच में फोन भी आ रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया यार, फोन क्यों आ रहे हैं, मुझे क्यों फोन आ रहा है। मैंने फोन आपको मैं असली वाला फोन दिखाऊं, कोई फोन नहीं करता मुझे। तो मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद फिर उठ के मैंने पूरे 1 घंटे की एक्सरसाइज की। कपालभाति किया मैंने, भस्त्रिका किया, कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया। और इस वक्त मैं आपके साथ बैठी उस एनर्जी की बेस पे बात कर रही हूँ, जो मैंने कपालभाति और ये 3 एक्सरसाइज 1 घंटे की होती है ना, वो मैंने दबा के की। मैंने क्या, नहीं चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं तो करके ही रहूंगी। तो वो फिर ताकत भी आती है, आपके इरादे मजबूत हो तो फिर
जिद पकड़ लेना आप, पॉजिटिव जिद पकड़नी चाहिए, नेगेटिव जिद भी पकड़नी चाहिए। तो ये आपको मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इंटरव्यू हो गया, 1 hour 40 minutes। आपको दिखाई दे रहा है? सही है। तो फिर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप डेली बेसिस पे अपने इस फोन के बारे में डेली बेसिस पे आप आए, 5 मिनट के लिए मुझे लेना है, मुझे ले, किसी और से बात करनी है, लेकिन 5 मिनट्स के लिए डेली बेसिस पे आप इसको हिप्नोटिक करें, लोगों को कान में डालते जाए। इस तरह नहीं करेंगे ना, अगर यूट्यूब पे तो नहीं चलता है। तो ये जो फेसबुक पे हजारों लोग देख रहे हैं, बस आप बस हिम्मत पकड़े और मैं आपके साथ हूँ। मेरी जब भी आपको जरूरत हो, मॉर्निंग में अगर आप कह रहे हैं, मतलब मेरे टाइमिंग में आप थोड़ा देर से सोते हैं, तो मैं भी आ सकती हूँ, किसी और को भी बुला सकते हैं, कभी फरजाना को बुला लिया, उससे उस टॉपिक पे बात कर लिया। मतलब छोटा छोटा भी अगर हम डेली बेसिस पे इस पे बात करेंगे ना, लोगों को बुला के, तो फिर याद रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ, आपकी आइडिया एडवाइस बिल्कुल सही है। मैं सुस्त आदमी हूँ, कोशिश करूंगा कि नहीं, आप सुस्त नहीं है, आप सुस्त बिल्कुल नहीं है, नहीं, आप बहुत एक्टिव हैं, बट जाहिर सी बात है बहुत लोड है आपके ऊपर, बहुत लोड है। तो कुछ ऐसे लोग होने चाहिए आपके साथ मिलकर कोई काम कर रहे हो, जो थोड़ा सा जल्दी लोगों तक पहुंच जाए। तो हम लोग करेंगे मिलके कुछ ना कुछ, इसको पकड़ उसको पकड़ करके, ये बहुत जरूरी है। तो मैं आखिर में यही आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ कि बहुत आपका सच्चा जज्बा है और प्योर हार्ट के साथ ये कर रहे हैं आप, और कुदरत आपको 100% मदद करेगी, और बिल्कुल करेगी। और मैं आपका शुक्रिया करूं बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, जो सोने का था। मैं एंड में ये कर अभी नहीं हैं, अभी नहीं सोएंगे? अभी 9 बजे तो मैं सो के उठा हूँ, रात के 9। अच्छा, ओह वाह, 8 बजे तो उठा हूँ, 9 बजे। अच्छा, तो फिर आप एक जीरक के साथ इंटरव्यू कर लेना। नहीं, जीरक के साथ मैं आपके इंटरव्यू की बात करूँ। मैं जीरक के साथ करूं, मैं करूं? अच्छा चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कौन है वो, भूत तो नहीं। होता ये है कि जो अमेरिका में लोग रहते हैं और जो लोग दूसरे जो ayahuasca पी लेते हैं या डिफरेंट चीज़ें कर लेते हैं, वो तो चलो ठीक है, वो हर एक को बर्दाश्त कर लेते हैं, हर एक को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, वो मुझे समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, ये इतनी फ्रेंड रिक्वेस्टें क्यों आ रही हैं, ये ग्रुप क्यों बनाया जा रहा है, ये मुझे कांटेक्ट लोग क्यों कर रहे हैं। और बिल्कुल, क्योंकि मैं जिस तरीके से फेसबुक को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता किसी और को जिस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, तो वो घबरा जाते हैं। तो मैं उनको घबराने देता हूँ, क्योंकि एंग्जाइटी जो है ना वो निकल जाती है। आदमी सोएगा, कल सोचेगा अच्छा भाई हो रहा है यार, होता होगा कुछ, कोई ना कोई एक्शन या रिएक्शन जरूर आता है। ये रेगुलर लोग ये तो ठीक है, लेकिन ठीक जीरक से नहीं है। ठीक, जीरक के लिए के मेरी आपसे आप सुन लेंगे ना जी, इंशाल्लाह ताला। मैं नहीं हूँ अभी, मैं थोड़ा सा जान लूँ, देख लूँ, रिलैक्स कर लूँ, फिर मैं इंशाल्लाह करूँगा। मैं इतनी जल्दी नहीं करता। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इंटरव्यू कर लें उनका, मुझे बहुत खुशी होगी सीख के। थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा जान के, उसके बाद में टू द पॉइंट बात करूँगा। ठीक। तो मैं फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके प्रैक्टिकल के जो आप ख्वाब नहीं है, आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, और ब्लेस यू। और बहुत सारे लोग भी आपको ब्लेस कर रहे हैं और करेंगे, और बहुत सारे लोग भी शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह आपके साथ। और आपने कुछ कहना हो अपने लोगों से तो जरूर मैसेज दे दीजिए, फिर उसके बाद हम बाय बाय करेंगे, टाइप करेंगे। मैं एक जहन में मेरे तीसरी दफ़ा ये ख्याल आया, तो मैं अब कह देता हूँ कि देखें, हम ये जो कॉन्वर्सेशन है ये हम व्हाट्सएप पे भी कर सकते थे, और उसमें शायद 1 घंटा 44 मिनट की जगह 1 घंटा 30 मिनट की हो जाती, 2-4 चीज़ें हमने एक्स्ट्रा बोली।
लेकिन जब हमने इसको फेसबुक पे लाइव करा और सबके सामने करा तो एक हम ऑथेंटिक हो गए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ रिकॉर्ड हो गए, रिकॉर्ड मौजूद है, अगर मैंने झूठ बोला तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तीसरी चीज़, एक ही चीज़ को हज़ारों लोग बार बार सुन के फ़ायदा उठा सकते हैं, मर जाएंगे और उसके बाद हमारा कंटेंट नहीं मिलेगा। मैं रूहानी जी से पूछ रहा था कि आपके यूट्यूब पे 2 गाने या 3 गाने हैं, बाकी गाने कहाँ हैं भाई? आपने आप पाकिस्तान की शान थी, आन थी, अब बच्चों को पता ही नहीं है कि शान साहिबा कहाँ है और आन साहिबा कहाँ है, अब सिर्फ रूहानी साहिबा रहेगी। तो वो कंटेंट नहीं है। तो हमें जिंदा जो चीज़ रखती है वो कंटेंट रखती है। हमें इजिप्शियंस के बारे में हमने अगर जिंदा रखा है तो उनके टेक्स्ट ने रखा है। हमें मोहनजोदाड़ो से कोई टेक्स्ट नहीं मिला, मोहनजोदाड़ो ख़त्म हो गया। हमें हड़प्पा से कोई टेक्स्ट नहीं मिला, हड़प्पा ख़त्म हो गया। कंटेंट नहीं मिला। तो अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें कंटेंट छोड़ के जाना है, क्योंकि आगे आने वाले लोग कंटेंट देखकर आपको सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और अगर आप कंटेंट बेवकूफ़ हैं हम, वो प्रॉब्लम, लेकिन कंटेंट ही की वजह से उस कंटेंट के ऊपर बिल्ड होती है चीज़। किसी ने पहिया बनाया तो उसके बाद बैलगाड़ी आई, उसके बाद और चीज़ें आई, फिर मोटर गाड़ी आई वगैरह वगैरह। तो हमारे पास जो इल्म है, जब हम पब्लिकली कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो हमारा कंटेंट पीछे रह जाता है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम ऐसे टाइम में रहते हैं कि अगर आज से 20 साल पहले मैं और रूहानी जी या 30 साल पहले करना चाहते हैं तो हम $100 मिलियन दे के भी नहीं कर सकते थे एक कॉल। $100 मिलियन दे के भी नहीं कर सकते थे। और इस क्वालिटी की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, पता नहीं कितनी मुश्किलों से सैटेलाइट और ये और वो पता नहीं क्या क्या होता था, जाके जो है एक ब्रॉडकास्ट होती थी। तो हमें शुक्र करना चाहिए कि हम ऐसे टाइम में रहते हैं जब हमारे पास सुपर पावर्स हैं, और वो सुपर पावर इस फ़ोन के अंदर बिल्ट इन है, और ये हम सबकी जेब में पहुंच चुका है। जितने लोग अभी सुन रहे हैं वो तो सबकी जेब में पहुंच गया है। अब भी हम अपनी सुपर पावर यूज़ नहीं कर रहे। तो जो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, जीसस को मानने वाले लोग हैं, जो भी किसी भी चीज़ को मानने वाले लोग हैं, जो पैराडाइज में जाने वाले लोग हैं, जो इस चक्कर में है कि हिसाब ज़रूर होगा, तो मैं इसका आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ कि आपका हिसाब ज़रूर होगा कि आपने बुखल किया, आपने कंजूसी करी, आपने अपने इल्म को दूसरों से शेयर नहीं करा, आपने आगे बताया नहीं, आपके पास मौजूद है। बच्चों, आपका हिसाब होगा, आप क्या जवाब देंगे ये सोच लीजिएगा, और फिर आप बेशक ना दें, नो प्रॉब्लम, आपके पास कोई ना कोई जवाब है। हाँ, ये जाके बोलेंगे हाँ हमें शर्म आती थी, हम ना कैसे बोलें लोगों के सामने हैं, तो वो मैं नहीं समझता कि एक्सक्यूज़ होगा। हमें अपनी शर्म को, अपनी झिझक को निकालना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे अपने घर में मेरी अपनी वालदा इतनी अच्छा बोलती हैं, इतना अच्छा समझाती हैं, लेकिन कैमरे पे नहीं बोलती। मेरी खाला इतना अच्छा समझाती हैं, इतने आइडियाज़ होते हैं कि मैं बता नहीं सकता। और मैं बार-बार इन लोगों को, अब मुझे पता चला है कि सबको आइडियाज़ नहीं आते। सबके पास ये ताकत ही नहीं है आइडिया आने की। भाई तो बहुत सारे अल्लामा इक़बाल क्यों नहीं एक ही साथ क्यों थे? सबके पास ग़ज़लें, नज़में नहीं उतरती। ये कुछ चोज़न पीपल होते हैं, उनको पता चलता है, उनके पास आइडियाज़ आते हैं। मैं बैठे-बैठे ख़याली पुलाव बना लेता हूँ। हर एक शेख चिल्ली इसको, भाई आप बना के दिखाएँ, ख़याली पुलाव भी नहीं बना सकते आप। नहीं बनते, बना सकते हैं, सीखें इसको कि कैसे बनाते हैं। लेकिन जो उनके पास आ रहे हैं, वो इस चक्कर में कि हमें शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, अंदर रख के बैठेंगे, तो फिर हमारी कौम आगे नहीं जा सकेगी, हम पीछे रह जाएँगे। हमारी कौम, मेरी कौम तो इंसानियत है, तो उस कौम की बात हो रही है कि हमारी कौम आगे नहीं जा सकेगी, हम लड़ते रहेंगे। $2 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन साल के, हम $40 बिलियन में सारी कहत ख़त्म हो जाएगा दुनिया का एक साल में। हम $2 ट्रिलियन अपने आप को अपने भाई बहनों से बचाने के लिए खर्च करते हैं। कोई मतलब अजीब सी बात है। इतने बेवकूफ़ लोग हैं, इतने बेवकूफ़ इंसान हैं कि हम इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा सिर्फ आइडियोलॉजी, ख्याल को बचाने के लिए खर्च कर डालते हैं। नहीं, तुम्हारा ख्याल अच्छा है, मेरा ख्याल अच्छा है, बस। और तो कोई जंग किस चीज़ की है? ख्याल की तो जंग है कि नहीं, तुम जो हो वो लाल अच्छा लगता है, हमें ग्रीन अच्छा लगता है, हमारा लाल रंग है या हमारा ऑरेंज रंग है, हमारा ग्रीन रंग है। बातें तो सभी अच्छी करते हैं,
तो उसके लिए हम इतने पैसे खर्च कर देते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ वियर्ड, आई थिंक। हम तो बेवकूफ़ हुए फिर एज एन इंसान, अक्लमंद तो नहीं, अशरफुल मखलूक़ात तो नहीं हुआ है। तो प्लीज़ सामने आके बोलें, आपको किसी से दुश्मनी है सामने आके बोलें, पीछे पीछे क्यों हमला करते हैं? कैमरे में आके बोलें, पब्लिक के सामने बोलें, हाँ भाई मुझे आपकी बात ख़राब लगती है, इज्जत के साथ बोलें, नरम तरीके से बोलें, चीखने की क्या ज़रूरत है, गाली देने की क्या ज़रूरत है? आपको मैसेज पहुँचाना है। इंडिया को अगर कोई बात बुरी लगती है, किसी कोरिया को कोई बात बुरी लगती है, अमेरिका को कोई बात बुरी लगती है, पब्लिकली करें। तो कितना अच्छा टाइम अमेरिका में अब एवोल्यूशन आ रहा है इंटरनेट की वजह से, और तेज़ी से आ रहा है, हमारे मुल्क में आ रहा है, हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है, और इतनी स्पीड से इंसान ग्रो कर रहा है। क्या टाइम है इंसानियत के लिए, वाह, कि इतना तेज़ी से हम लोग टेक्नोलॉजी और हमारा शऊर ग्रो कर रहा है। वो एक रिपब्लिक किताब थी और उससे रिपब्लिकें बन गई। उतनी किताबें रोज़ की रोज़ हम लोग कंटेंट इंटरनेट पे डाल रहे हैं, हज़ारों पेटाबाइट्स एंड पेटाबाइट्स। और वो इल्म जो है वो फिर एआई आएगी और एआई सारा इल्म समझेगी और फिर हमें समझाएगी कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे समझना है। तो हम तैयार कर रहे हैं एआई के लिए सारा सामान, और फिर वो समझेगी, क्योंकि इंसान तो नहीं समझ सकता इतना डेटा जो है, इंसान तो उसको समझ नहीं सकता, उसके लिए एआई ही चाहिए कि हज़ारों वो घोल के बताएगी कि भाई ये आपने ये गलत की थी। एक दफा फिर वो अपना फोन का वो दिखा दे और उसकी प्राइस वगैरह भी दिखा दे प्लीज। अच्छा जी, तो जाते जाते ये वाला फोन लेना भूलिएगा अपने रिश्तेदारों के लिए। ये फोन है 7,850 रुपए का। ये आप अपने सारे जानने वालों को दिलवाइए और जाके वो स्मार्टफोन चलाएं और शहजादी से बातें करें और उनको एक अदद हेल्प मिल जाएगी। जो सवाल करेंगे, क्या सवाल करूं मैं आपसे? आप अमेरिका कब आ रहे हैं? साहिब गलत जवाब देने से लगता है। तो आप अपनी सहेली से बात करें, कह रहा हूँ उससे पूछे ना कि मैंने पूछा कि भाई आपसे मैं क्या सवाल करूँ, कहते हैं आपके सवालों से डर नहीं लगता, जवाब गलत देने से डर लगता है। तो इतने ब्लेस्ड टाइम में हम रहते हैं, इतने पावरफुल टाइम में हम रहते हैं। आए मिलकर इस मुल्क से, दुनिया से गुर्बत को मिटाएं, आए मिलकर अपना इल्म शेयर करें। आज मैंने इतनी झुग्गियाँ देखी, इतने गरीब लोग देखे कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब भी मैं सिंध में जाता हूँ ख़ास तौर पे बहुत तकलीफ होती है, बहुत गुर्बत है और खाए के गरीब है। मेरी एक वीडियो आपको मैं मशवरा दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा कि हम गरीब मुल्क क्यों हैं। दो हैं एक्चुअली, उसमें मैंने समझाने की कोशिश की। हम खाए में गरीब हैं और आदतन गरीब हैं, कि बस आदत है इस चीज़ की, गरीब है तो बस वही कर रहे हैं जो आता है। चावल लगाने आते हैं, बस चावल की आदत है तो चावल खा रहे हैं, भाई जबरदस्ती खाए जा रहे हैं। आदत नहीं बदल सकते भाई, सब कुछ बदल सकते हैं। कोशिश तो करें, ओवरनाइट तो नहीं बदल सकते लेकिन इवेंचुअली बदल सकते। मैं आपको यही कहूंगी कि डेली बेसिस पे आप 5, 10, 15, 20 जितने भी मिनट के लिए आप आ सकते हैं, इसके लिए आए और लोगों को बार बार आके बताएं। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते, एक दूसरे को बताएंगे डेली बेसिस पे। आप प्लीज इसको शेयर करें, उनकी हेल्प कर रहे हैं आप, और ये बहुत बड़ा काम है, तो आपको थोड़ा सा और अपनी जान खर्च करनी पड़ेगी बोल के। मैं कल से यानी आज से रोजाना आपको मैसेज करूंगा, आपके पास टाइम होगा आप मेरे साथ आके बैठ जाइएगा, हम डिजिटल पाकिस्तान का शो करेंगे। मैंने जब कोरोना शुरू हो रहा था ना, तो रोज़ाना 1 घंटे बैठता था, 2 घंटे बैठता था, लोगों से बात करता था, लेकिन बहुत ड्रेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था मैं 5 दिन में। तो मैं कल से दोबारा बैठूंगा और आप भी साथ बैठिएगा, कुछ सवाल आप जवाब दे दीजिएगा, कुछ मैं जवाब दे दूंगा। हमारा शो डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर होगा और डिजिटल पाकिस्तान कैसे बनाना है, पाकिस्तान में से गुर्बत कैसे ख़त्म करनी है, इसी पे बात करेंगे हम रोज़ाना 1 घंटे। और जो लोगों के सवाल हैं सवाल करना हो कि कैसे हो रहा है, प्लीज सवाल भी करें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से इन्फॉर्म्ड हो जाए, अच्छी तरह से आपको पता चल जाए कि ये क्या करना चाह रहे हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो बार बार सवाल करें ताकि पूरी तरह
घुस जाए आपके दिमाग में कि आपकी बेहतरी के लिए एक ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही है कि हर घर में रोजी और रोटी हो, जिससे सुकून से आप पूरे फैमिली मेंबर सुकून से सो सकें एवरी डे। तो ये है, तो प्लीज क्वेश्चन भी करें, और कल से हम किस टाइम आएंगे वो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, तो हम लोग फिक्स कर लेते हैं। भले मुझे इंटरव्यू छोड़ने पड़े कि मैं एक ही काम मुझे नहीं करना। 10 बजे पाकिस्तान टाइम पे या 9 बजे पाकिस्तान टाइम पे मैं कल आपके साथ जो है ना बैठ के कर, रात के सुबह के रात के 9 बजे या 10 बजे पाकिस्तान टाइम, आपके बजे 6 बजे या 7 बजे सुबह के, शाम नहीं, ओहो नहीं, ऐसे इतना नहीं बजा होंगे, अच्छा ही टाइम होगा, मतलब 11-12 बजे होंगे। आपके रात के 10 बजे हमारे यहाँ बजे होंगे मेरा ख्याल है 11 या 12। हाँ, आराम कंफर्टेबल टाइम सही है, बहुत अच्छा टाइम है, बिल्कुल सही है। और हम लोग स्किट्स के बारे में भी करेंगे बात, और छोटे छोटे मैं सुना भी दिया करूंगी कि कैसे होता है क्या नहीं होता, तो थोड़ा मजाक भी चलता रहेगा ना, ताकि लोग हंसे भी, और गपशप के मूड में रहता है ना बंदा, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आपको मतलब आपके साथ इंटरव्यू करने का मुझे बड़ा वो था कि भाई मैं आपके, मुझे और भी लोग कह रहे थे हमारे करे जा रही है, हमें बोले जा रही, उनको नहीं बोल रही। मैंने कहा सब्र कर जाओ, मुझे 10 इंटरव्यू करने हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए फिर उनको पकड़ूंगी। फिर अल्लाह ने सुन ली और आप मेरे हत्थे चढ़ गए हैं, और हम कल से इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों के सामने आते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप भी बोल दें बाय बाय। बाय, अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको।